तो यहां से जब धीरे से हम भागे गए तो हमको समझ में आया कि जब मुझको किसी अव्यवस्था की सूचना मिलती तब मुझे उसको दुख के रूप में मुझे लगती, और जो मुझे व्यवस्था की सूचना मिलती है तो मुझे वो सुख के रूप में लगती। अब मुझे ये भी यहाँ पर धीमे से ख्याल आया कि अगर कहीं कोई अव्यवस्था हो गई हुई और मुझे 2 महीने तक सूचना ही ना मिली, जैसे इससे पहले क्या होता था, आज से 30 साल 50 साल पहले तार आते थे और वो तार आते थे 7 दिन के बाद, हमारे पास सूचना आती थी 15 दिन के बाद। पता चला पिताजी के मरने की सूचना आई, जब मुझे पता चला कि वो मरे हैं तब तक पता चला उनकी 13वीं हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, कहीं पर कोई अव्यवस्था थी लेकिन मुझे उसकी सूचना नहीं थी, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अभी हमने नियम रूप में ये समझा कि अव्यवस्था बराबर दुख, व्यवस्था बराबर सुख। फिर हमने नियम में ये भी समझा कि व्यवस्था मतलब कुछ नियमों का पालन, अव्यवस्था मतलब नियमों का विरोध। नियम कहां से आते हैं, अस्तित्व से आते हैं। इसका मतलब यह समझ में आया कि अस्तित्व की व्यवस्था है, अस्तित्व के नियम है, अस्तित्व की व्यवस्था से अगर हम अलाइन हो गए और अस्तित्व की व्यवस्था के नियम समझ लिए तो हम निरंतर व्यवस्था में व्यवस्था के साथ रह सकते हैं। और अगर हम अस्तित्व की व्यवस्था नहीं समझी, अव्यवस्था को हमने समझा, तो हम अव्यवस्था को हटाने की कोशिश करेंगे और अव्यवस्था को हटाया जा नहीं सकता। अव्यवस्था को हम दुख रूप में मानेंगे। जैसे इसको देखिए, कल हम लोगों ने बात किया था कि जो है वो है, जो नहीं है वो है नहीं, और जो नहीं है उसको लाया नहीं जा सकता, और जो है उसको लाया जा सकता है, उसी को हटाया जा सकता है। अब कोई चीज है, उसको हटने से अगर कोई समस्या आई, अगर मान लीजिए ये पेन है, पेन के हटने से अगर कोई समस्या आई तो उस समस्या का समाधान केवल एक ही होगा, पेन को लाना। बात ठीक है, समझ में आती मिश्रा सर? तो इसका मतलब क्या हुआ, समस्या का मतलब, जब हम समस्या बोलते हैं तो समस्या का मतलब क्या हुआ, समस्या का मतलब है कोई अव्यवस्था। अव्यवस्था का मतलब क्या हुआ, कोई इकाई जो उस व्यवस्था में अपनी उपयोगिता पूरकता के आधार पर थी, वो इकाई वहां से मिस है, या तो वो इकाई मिस फंक्शन है। ठीक है, मेरी बॉडी एक व्यवस्था में है, मेरी बॉडी एक व्यवस्था में है, नियम से चल रही है। मेरी बॉडी में कोई बॉडी का पार्ट या तो अपनी उपयोगिता को छोड़ देता है और या तो वहां से मिस हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी समस्या किसी भी इकाई की उपयोगिता के अभाव में होती। ये बात तो समझ में आई? तो कोई भी समस्या किसी इकाई की उपयोगिता के अभाव में होती है। इसका मतलब है किसी भी समस्या का समाधान क्या हुआ, किसी भी समस्या का समाधान क्या हुआ, जिस इकाई की उपयोगिता की ना होने के कारण वो इकाई थी, उस इकाई को ले आओ। तो इसका मतलब समाधान का मतलब क्या हुआ, समाधान का मतलब क्या हुआ, समाधान का मतलब यह हुआ कि जो भी इकाई से व्यवस्था बनती थी, या मतलब जिस नियम से व्यवस्था बनती थी, उस नियम को स्थापित कर देना। एक बात समझ में आ रही? बिल्कुल, यहां तक बिल्कुल हम लोग साथ हैं। फिर कर लेते हैं एक बार। अव्यवस्था का मतलब क्या, अव्यवस्था का मतलब कोई एक व्यवस्था है, जिस व्यवस्था, कोई भी व्यवस्था कुछ इकाइयों से मिलकर बनी हुई है, चाहे वो सूक्ष्म इकाइयां हो, चाहे वो वास्तविक इकाई या स्थूल इकाइयां हो। तो सूक्ष्म और वास्तविक इकाइयों को मिलाकर कोई भी इकाई अपनी उपयोगिता के साथ है। तो किसी भी व्यवस्था में किसी भी सूक्ष्म या स्थूल इकाइयों की आपस में परस्परता है, और उस परस्परता का इस तरीके से समायोजन है कि कोई एक व्यवस्था चल रही है। ठीक है ना बात, यहां तक बात ठीक है? ये कैसे चलेगी व्यवस्था, इसका अपना पहले से ही नियम था। उस नियम के आधार पर सारी इकाइयां एक दूसरे के साथ मिलकर उपयोगिता पूर्वकता में किसी व्यवस्था को बना रखी थी। अब उसमें से किसी एक इकाई ने अपने आचरण को छोड़ दिया, या फिर कोई एक इकाई अपनी जगह से हट गई, तो इसका मतलब उस इकाई की जगह खाली हो गई। उस इकाई की जगह खाली हो गई तो वह व्यवस्था बची कि अव्यवस्था बची? अव्यवस्था बची। अव्यवस्था की सूचना जब मुझ तक आई तो किस रूप में आई, मैंने उसको, मेरे पास तो सूचना आई थी, मैंने उसको दुख मान लिया। मेरे पास तो सूचना रूप में आई थी, मैंने उसको दुख मान लिया। मान लीजिए पेट के अंदर कोई व्यवस्था थी, तो मेरे अंदर सूचना रूप में आई, मैंने उसको दुख मान लिया। मेरे परिवार में कुछ थी, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल सी बात हुई, अगर दुख से बचना है, अगर दुख से बचना है तो क्या करना है, व्यवस्था को हटाना है, व्यवस्था को लाना है। तो अब देखो, दुख को हम दो तरीके से देख सकते हैं। एक दुख ये है, मैं चल रहा हूं, बीच में एक दुख का पहाड़ है, तो इसमें मैंने क्या माना, इसको है माना, इसको क्या माना। अब जो चीज है वो कभी हटाई नहीं जा सकती, अस्तित्व में नियम ही नहीं है, जो है वो है। अब या तो क्या करोगे, उसको सरकाओगे, और या तो इधर उधर छुपाओगे। यही तो काम हो सकता है, या तो सरका दोगे या तो इधर उधर छुपा दोगे।
तो हम क्या करते हैं, अगर हमने दुख को मान लिया कि दुख वास्तविकता है, अव्यवस्था वास्तविकता है, तो हम अव्यवस्था को हटाने की कोशिश करेंगे। तो इस दुख को जब हम हटाने की कोशिश करते हैं, हट तो सकता नहीं, कैसे हट जाएगा, हमें तो व्यवस्था लानी पड़ेगी ना। इसको हटाने की कोशिश करते हैं, इसका नाम डिप्रेशन है। हट सकता ही नहीं, इसी का नाम डिप्रेशन है। और जब इसी को छुपाने और सरकाने की कोशिश करते हैं, तो इसी का नाम मनोरंजन है। अब देखो, जो चीज है नहीं, अब इस रूम में मुझे लग गया, परेशानी भी कह सकते हैं, इस रूम में मुझे लग गया कि अमिताभ बच्चन है। अब बताओ मैं कैसे हटाऊं, कैसे हटाऊं? तो हटाने में क्या होगा, हटाने में या तो डिप्रेशन होगा और या तो मुझे भूलना होगा। तो भूलने के लिए क्या करेंगे, चाहे तो दारू पिएंगे और चाहे तो मूवी देखेंगे। तो अगर हम भूलते हैं किसी परेशानी को दारू पी के या मूवी देख के, लौट के वो कैसे आती है, बड़े होके कि छोटे होके? आप देखेंगे पुराने जमाने की मूवियों में एक जिन्न होता था, उसको एक बोतल में बंद कर देते थे एक बाबा आके, और उसको पेड़ के नीचे छुपा देते थे। और 30 साल के बाद एक नवयुवक आता था और वो कहता था मैं तो छूऊंगा इसको। वो खोलता था और जिन्न को बाहर निकाल देता था। अब 30 साल के बाद जिन्न कैसा निकलता था? तो भैया 10 साल के बाद लड़ाई में भी वो सारी बातें जो आपको लगता है भूली जा चुकी हैं, वो उससे ज्यादा तेज ताकत है। तुमने ये किया था 2 साल पहले और तुमने ये किया था 20 साल पहले, तुमको लग रहा था कि तुमने सारी से भुला दिया है, तुमको लग रहा था तुमने टेस्टी खाना खिला के भुला दिया है, तुमको भूल नहीं जाते हैं, भूल नहीं जाते, वो केवल दब जाती है। अगर कोई कुरेद दे तो, अगर कुरेद दे तो जख्म कैसा हरा होता है? तो क्या कहते हैं, जख्म मेरे हरे मत करो, हाँ जले में नमक मत छिड़को। इसका मतलब क्या हुआ? आप खुद सोच के देखो, इसको प्रैक्टिकल सोच के देखो। आपके सामने कोई अव्यवस्था है, अव्यवस्था को हटाओगे कि व्यवस्था को लाओगे? व्यवस्था को लाओगे। तो व्यवस्था मतलब अस्तित्व के नियम। तो इसीलिए एक सूत्र निकल के क्या आया, सुख का जब कभी नाम आए, अगर कभी सुख नाम का कोई शब्द आए तो सीधे आपके दिमाग में आना चाहिए समाधान। सुख बराबर समाधान, और समाधान मतलब व्यवस्था की जानकारी, नियम की जानकारी। तो समस्या लगती नहीं। तो आपको जैसे मान लीजिए मेरी कार खराब हुई, मेरी कार खराब हुई और एक मिस्त्री की कार खराब हुई। मेरी कार खराब हुई तो मेरे लिए दुख है, मिस्त्री की कार खराब हुई काहे का दुख? कोई दुख नहीं। तो इसका मतलब है दुख कब है? समाधान के साथ है कि समस्या के साथ है? समस्या के साथ है। समस्या मतलब, समस्या का मतलब चाहना और पाने में अंतर, और चाहने पाने के बीच में क्या है? करना। करना का बराबर क्या करोगे? व्यवस्था को ही तो लाओगे। कैसे लाओगे? अस्तित्व के नियम से। तो सुख बराबर, तो 3 हमारे पास, हमने क्या बोला, सुख एक ही है वही जो पहले बोला गया, लेकिन हर लेवल में अलग अलग तरीके से उसकी व्याख्या होती है। जैसे नाउन वही है जो एनसी में पढ़ा दिया जाता है, लेकिन 12th तक जाते जाते उसकी व्याख्याएं बदलती रहती। तो पहले क्या आया, स्वीकृति बराबर सुख। स्वीकृति किसकी? व्यवस्था की, मत करो व्यवस्था की। व्यवस्था मतलब हर इकाई अपनी उपयोगिता पूरकता के साथ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, समझ में क्या आना है? नियम। तो नियम का विरोध ही दुख है और नियम के साथ रहना ही सुख है। और नियम के साथ रहे मतलब आप समाधान के साथ हैं। तो सुख बराबर समाधान, ये बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल बात होनी चाहिए। जैसे हमने बोला पीरियोडिक टेबल क्लियर, वैसे वो क्लियर। तो चलो आगे चलते हैं। एक बार समाधान का मतलब है अस्तित्व क्या है, मैं क्या हूं, करना क्या है। नियम मतलब 3, नियम मतलब 3। अस्तित्व क्या है, मैं क्या हूं, करना क्या है। ये 3। अस्तित्व क्या है नहीं पता, तो मैं क्या हूं नहीं पता। समझना होल टू पार्ट है, परफॉर्म करना पार्ट टू होल है। अस्तित्व क्या है, मैं क्या हूं, करना क्या है। मतलब रेगिस्तान में पानी दिखता है, रेगिस्तान में पानी दिखना पसंद है, मगर जो घटना घट रही है देखने की, वो वास्तविक है या भ्रम है?
जो देखने की घटना घट रही है, आप देख रहे हैं ये वास्तविकता है, लेकिन देखने से जो चीज देख रहे हैं वो भ्रम है। देखने से जो, देखिए स्थूल चीज देखने से समझ में आती है, स्थूल चीज देखने से समझ में आती है, तो देखने की घटना तो वास्तविक है, देखने की घटना वास्तविक है, लेकिन उससे जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो भ्रम है। तो अब भ्रम है तो फिर हमारे डिसीजन कैसे होंगे? उसी भ्रम के आधार पर होते रहेंगे। ठीक है, हाँ, घटना तो जो है, घटना तो वास्तविकता है। जो हम देख रहे हैं वो घटना तो ठीक है, देखने की घटना तो घट रही है, लेकिन उससे जो इंफॉर्मेशन मिल रही है, वो जो इंफॉर्मेशन है वो भ्रम हो जा रही है। तो एक बार फिर हाँ फिर समझो, अगर मान लीजिए ऐसा हो कि मान लीजिए आपके पेट दर्द हो रहा है, ठीक है, पेट दर्द हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कुछ अव्यवस्था है। ठीक, तो आप अव्यवस्था हटाएंगे कि व्यवस्था को लाएंगे? आपकी जो भी इकाई उसके अंदर माल फंक्शन कर रही होगी, उसके नियम को समझ करके व्यवस्था को लेके आएंगे। ठीक है, अब व्यवस्था को आप नहीं लाते, आपने पेट दर्द को सच मान लिया। अच्छा, पेट दर्द सच चीज है या पेट दर्द अव्यवस्था की सूचना है? सत्यता तो है नहीं वो, आपने पेट दर्द को सच्चाई मान ली। अब आप क्या कर रहे हैं? पेट दर्द से लड़ रहे हैं। अब अगर पेट दर्द से लड़ेंगे तो क्या वो कभी ठीक होगा? नहीं ठीक होगा। मैं कितना लड़ूं कि वो ठीक हो जाए? नहीं ठीक हो सकता। तो क्या होगा? जाएगा ही जाएगा, एंड ऑफ द डे वहीं पहुंचेंगे। ठीक, अब पेट दर्द हो रहा है, व्यवस्था आपको पता नहीं है, तो आप क्या करेंगे? दूसरा काम क्या कर सकते हैं? भूल जाओ। तो क्या करोगे? आओ चलो ठेके पे चलते हैं। क्या करें फिर? कौन सहारा? ठेका सहारा, बोतल सहारा। तो क्या करेंगे? भूलने की कोशिश करेंगे। उस भूलने की कोशिश में कोई दारू के ठेके में जाता है, कोई मोबाइल की रील में जाता है, कोई मूवी हॉल में जाता है, कोई किसी शादी में चला जाता है, कोई दिल्ली चला जाता है और कोई लंदन चला जाता है। तो ये सब क्या है? मानसिक बेरोजगारी। दुख होगा तभी तो समाप्त करोगे। दुख मानेंगे नहीं कि है ही नहीं। दुख को समाप्त कर सकते हैं का मतलब क्या हुआ? अब आप ये कह रहे हैं क्या वो अव्यवस्था को व्यवस्था में बदल सकते हैं? ये बात ठीक, ये बात ठीक कि क्या हम सारी अव्यवस्थाओं की व्यवस्था में बदल सकते हैं? ये प्रश्न ठीक। प्रश्न क्या निकला कि हम सारे दुख को खत्म कर सकते हैं? दुख को है ही नहीं। तो अव्यवस्था का मतलब क्या हुआ? व्यवस्था का अभाव। तो व्यवस्था का अभाव का मतलब क्या हुआ? व्यवस्था के अभाव का मतलब क्या हुआ कि क्या मुझे व्यवस्था पता है? अब जहां समाधान है वहां सुख है, तो सुख बराबर, तो समाधान कितना चाहिए? थोड़ा मोटा चाहिए, होल का चाहिए। इसी की केवल बात हो रही है, कैसे होल का समाधान मेरे पास हो सकता है। दुख तो है, मगर हम दुख का लाभ लेके आए, किसी समस्या का समाधान ना होना या नियम की जानकारी ना होना, हमने तो नहीं बदल दिया। नहीं, नियम नहीं बदला। हम ये बोल रहे हैं कि दुख को अगर मान लोगे, जो भी चीज है वो हटाई जा सकती है, लाई जा सकती है। जैसे मान लीजिए अगर ये है तो इसको हम हटा भी सकते हैं और इसको हम ला भी सकते हैं। दुख चूंकि है नहीं तो ना आप हटा सकते हो ना ला सकते हो। सब्स्टिट्यूट कर दिया है अव्यवस्था से। नहीं, दुख को अव्यवस्था से सब्स्टिट्यूट नहीं किया है। व्यवस्था के ना होने का नाम हमने अव्यवस्था दिया और अव्यवस्था की सूचना का नाम हमने दुख दिया। एक सेकेंड। व्यवस्था के ना होने की स्थिति का नाम हमने क्या दिया? अव्यवस्था दिया। और अव्यवस्था की सूचना का नाम क्या दिया? दुख दिया। अब हमको ये समझ में आ रहा है कि दुख नाम की चीज, अव्यवस्था नाम की चीज होती नहीं। उसका नाम दुख हमने दे दिया। परिणाम दुख कैसे है? नाम दुख है। तो अगर इक्वल करें, हाँ कर लो ना, कौन कह रहा है? दुख ले लो, उसको कह दो उसको। तो अब क्या है दुख? दुख वास्तविकता है या किसी वास्तविकता का अभाव है? देखिए फिर से समझिए, दुख, गुस्सा वास्तविकता है कि किसी वास्तविकता के अभाव में आती है? किसी अव्यवस्था का, किसी व्यवस्था का अभाव है। तो इसीलिए इन शब्दों को अभाव बोला गया। क्या बोला गया? गुस्सा क्या है? गुस्सा क्या है? समझ का अभाव, समझ का अभाव।
देखिए, गुस्सा क्या है? समझ का अभाव। कुंठा क्या है? कुंठा, ठा, कौन सा ठा बनेगा? ये बनेगा ना। कुंठा क्या है? कोई एक वास्तविकता है, उस वास्तविकता का अभाव है। अंधकार क्या है? अंधकार क्या है? एक वास्तविकता है, उसका अभाव है। अगर मैं बोलूं कि दुख क्या है? व्यवस्था का अभाव है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये अभाव है। अब जब हमने अभाव को वास्तविकता मान लिया, तो फिर हम गरीबी से लड़ने लग गए। फिर हमने क्या किया? हम अशिक्षा से लड़ने लग गए। अब अशिक्षा से लड़ेंगे कि शिक्षा को लाएंगे? अभाव, बता तो रहे, अभाव भाव की अनुपस्थिति की स्थिति है। अभाव जो है, इसकी अनुपस्थिति की स्थिति है। तो अब मेरा बहुत गहराई से बात को समझिएगा, और इस पे जितनी चर्चा कर ले उतनी अच्छी है, क्योंकि ये बात स्थिर हो जाए। ये क्या है? अभाव है। ये इसकी अनुपस्थिति है। जब ये इसकी अनुपस्थिति है, तो क्या इसको आप हटा सकते हो कि इसको ला सकते हो? करेक्ट। अभी तक हम क्या कर रहे थे? गुस्से के मैनेजमेंट कर रहे थे, एंगर मैनेजमेंट कर रहे थे। तो एंगर मैनेजमेंट में क्या बातें चलती थी? पानी पी लो, ठंडा पानी पी लो, 4 सांसें ले लो, और फिर 4 एंगर एक साथ मिल जाते थे और 5वें अपने बम फूट जाते थे। जा कहां रहा था? वो तो आप छुपा दे रहे थे ना उसको। तो कहने का मतलब क्या हुआ? हम अपनी जिंदगी में क्या चाहते हैं? अभाव का अभाव। क्या चाहते हैं? चाहत के रूप में सबके पास बना हुआ ही है, इससे मुक्ति किसी की नहीं। तो अब क्या समझ में आया कि अभाव का अभाव कैसे जाएगा? जब मुझे वास्तविकता समझ में आएगी। क्या समझ में आएगा? जो है, जो व्यवस्था समझ आएगी। अभी भी देखो क्या होता है, अभी भी एक डॉक्टर को और मेरे में क्या अंतर है? मेरा दिल गड़बड़ है, मैं डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर को क्या पता है और मुझे क्या नहीं पता? दिल की व्यवस्था उसको पता है, मुझे दिल की व्यवस्था नहीं पता। तो अब मैं घर पे बैठूं और मैं कहूं दिल की अव्यवस्था को मैं हटाऊंगा, तो या तो मुझे डिप्रेशन लेना पड़ेगा, और या तो दिल की फिर दवा क्या है? बात खत्म हो। तो दिल की दवा फिर तो है ही है। दिल का मारा क्या करता है आदमी? वही करेगा। तो डॉक्टर को क्या पता है? व्यवस्था पता है, तो व्यवस्था ले आता है। तो व्यवस्था मतलब अस्तित्व की व्यवस्था, मैं की व्यवस्था, करने की व्यवस्था, ये एज अ होल हमको समझना है। तो व्यवस्था को लाएंगे तो अभाव चला जाएगा और डिसअपियर हो जाएगा, क्योंकि वो था ही नहीं। अंधकार नाम की चीज थी नहीं, प्रकाश की अनुपस्थिति थी। प्रकाश को लाओगे तो अंधकार खत्म हो जाएगा। अब अंधकार को हटाने की कोशिश करो। अंधकार, देखो, एक गांव है, मतलब ये रियल स्टोरी है, सर्च करना। झारखंड में एक गांव है, और जिस गांव में गांव वाले, मतलब कहां से कहानी आगे नहीं पता, वो गांव वाले अपने गांव के किनारे जाकर के रात जैसे ही होती थी 8 घंटे लगातार अंधेरे को बाहर फेंकते थे। रियल स्टोरी है। 8 घंटे क्या करते थे? अंधेरे को बाहर फेंकते थे। वो उसमें क्या नाम है, डलवे में लेके, और 90 घंटे क्या हो जाता था? प्रकाश आ जाता था 90 घंटे। हाँ, वो 8 घंटे करते थे और वो भाग जाता था। क्या हुआ? एक बार एक ने देखा, उसने कहा ये तुम क्या कर रहे हो? दिन में तो तुम जागते हो, रातों में तुम जागते हो। ड्यूटी लगती थी भाई, ड्यूटी लगती थी कि वहां पर 20 लोग जाएंगे और वहां पर अंधकार को भगाएंगे। एक आदमी पहुंचा, उसने कहा एक काम करो, मैंने एक मशीन बनाई, उसने क्या है, और मैंने ऐसा कुछ कर दिया है कि अब ये केवल आधे घंटे में भाग जाया करेगा। अब तुम कुछ क्या करना, तो मैं जब बताऊं तब चले आया करना। तो तुमने कहा तुम सो जाओ जाके, और केवल तुम्हें रात भर नहीं भगाना है, केवल आधे घंटे भगाना है, और सूरज उगने से आधे घंटे पहले बता देता तो अलग है। बोले बड़े खुश हुए, अब तो मुझसे अंधकार आधे घंटे में ही भाग जाता है, अब तो आधे घंटे में ही भाग जाता है। फिर एक दिन उसने बोला कि अब मैंने ऐसी मशीन बना दी है कि वो अपने आप चला जाएगा, तुम उठना। उस दिन पहली बार वो गांव वाले पूरी रात सोए थे। तो ऐसे ही हो रहा है हमारे साथ। हम अंधकार भगाने का प्रोग्राम पूरी दुनिया में चल रहे हैं। 1000 सालों का अंधकार मिटाने के लिए कितनी देर काफी है? 1 सेकंड। और ऐसा ज्ञान का प्रकाश 1 सेकंड के अंदर सालों के अंधकार मिटा देगा। ये एक मानव की ताकत है, और वो ताकत को ही आप समझने जा रहे हैं।
और आप देखेंगे आपको वाकई वो शक्ति आ रही होगी, धीमे धीमे आपको एहसास लग रहा होगा, धीमे धीमे आप देखोगे कि आपको पूरे अस्तित्व की बात। तो अभी हम लोग क्या कर रहे थे, अभी जो मेरा प्रश्न आपसे है एक बार रिकैप कर लेते हैं, क्योंकि बीच में कुछ एक दो लोग मिस भी हुए थे, एक छोटा सा रिकैप करेंगे। हाँ, अस्तित्व का नियम है वो सही है गलत है जो भी है वो है, अब क्या ही सही क्या ही गलत। अब अस्तित्व मान लीजिए कहता है कि पानी बरसाना है, अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है और उसने अपनी लाइफ में 25 साल जी और 25 साल में मर गया, तो अस्तित्व का नियम तो था कि उसको 70 साल या जो भी, अस्तित्व का नियम कहाँ आ गया 70 साल 80 साल, वो एक बॉडी है, बॉडी 70-80 साल चलती है, उसकी बॉडी में अस्तित्व का नियम का मतलब क्या हुआ, एक बॉडी जो मेरी बनी हुई है, ये बॉडी अगर सारी चीजें सही चलती रहे तो ये बॉडी 70-80 साल तक मिल्ट हो जाएगी, अपनी पुरानी अवस्था में आ जाएगी जिस अवस्था से बनी है। बाय चांस उसकी बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल चेंजेस बैलेंसी हो गई होंगी कि वो बॉडी बदल गई। अब ये तो अस्तित्व का नियम ही है मेरे भैया कि इस बॉडी में अगर आज मैं पॉइजन डाल लूं तो आज इसके अंदर कुछ बैलेंस ही बिगड़ जाएगी, तो कुछ हुआ होगा उसके साथ, या तो बनने में बॉडी जब बन रही होगी तब उसकी बॉडी में कुछ हुआ होगा, बीच में उसने कुछ खा पी लिया होगा, कोई एक्सीडेंट हो गया होगा, कोई कीड़ा काट गया होगा, तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अस्तित्व को इस बात से क्या ही मतलब है कौन किससे मिल रहा है, अस्तित्व में तो नियम है। अगर आज पानी को गर्म कर दोगे, अगर पानी को गर्म कर दोगे आज टेम्परेचर मिल जाएगा तो वो भाप बन जाएगा, अब उसको क्या फर्क पड़ता है। अब उस बॉडी को कुछ चीजें ऐसी मिल गई होंगी कि वो भाप बन गई, तो हमने बोला ये जल्दी मर गया, वैसे वो देर में मिला, तो अस्तित्व का नियम है, और नियम का विरोध ही दुख है। अब आप करते रहो तो उसी में डिप्रेशन होता ही है, किसी के मर जाने पे कोई डिप्रेस होता ही रहता है, तो क्यों होता है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, उसको उसने वास्तविकता मानी है, उस वास्तविकता से वो लड़ने की कोशिश कर रहा है, और कहते हैं समय सब कुछ बदल देता है, तो समय सब कुछ बदल क्या देता है, भुला देता है, और फिर अगर कोई कुरेद देता है पीछे से तो फिर उतनी बात निकल आती है। तो निकल के क्या बात आ रही है कि अस्तित्व की एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के विरोध में जाओगे तो चाहे आप जाओ, चाहे हम जाएं, चाहे कृष्ण जाए, चाहे राम जाए, वो अस्तित्व के नियम ही है, वो किसी के लिए नहीं बदलते। ठीक, तो अभी बात यहां पर आ रही है, एक बार फिर से कर ले कि आखिर हम लोग यहां पर बैठे हैं, और ये बात हम आपसे आज 5वें-6ठे दिन पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों बैठे, क्यों बैठे। पहले तो मेरे कारण बैठे थे, मैंने कहा था, अब कम से कम इतना क्लियर होना चाहिए कि क्यों बैठे, आखिर क्या जरूरत है यहां पर बैठने की, क्यों बैठे। जो मेरा दुख होता है कि नहीं होता उसकी अस्तित्व की विचारधाराओं व्यवस्थाओं के नियम को पहचान, ठीक है, तो ये पहचानने के लिए बैठे हुए हैं, ये हम पहचान नहीं पा रहे हैं, इसका प्रमाण क्या है, नहीं पहचान पा रहे हैं इस बात का प्रमाण क्या है, हम अस्तित्व के नियम नहीं पहचान पा रहे हैं इस बात का प्रमाण क्या है। तो हम ये देखते हैं कि मेरी जिंदगी में कुछ गैप्स हैं, हम बहुत क्विकली पूरा करते हैं ताकि एक बार फिर रिकैप हो जाए। हमारी जिंदगी में कुछ गैप्स दिखते हैं, और ये गैप्स दिखते हैं इसका मतलब कहीं कोई समस्या है। गैप दिखते हैं चाहना और पाने के बीच में, ठीक है, कुछ गैप्स हमको दिख रहे हैं चाहने और पाने के बीच में, अगर हमको कुछ दिख रहे हैं इसका मतलब कहीं कोई समस्या है, बात खत्म हो गई। ठीक, और हम ये देखते हैं ये गैप हमारे बढ़ते ही जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं, और कैसे पता चले ये गैप है, हो सकता है ये वास्तविकता ही हो, तो हमको समझ में आता है कि कोई भी इकाई अगर मूल रूप में है तो उसके बने रहने के लिए स्थितियां होंगी अनुकूल, क्योंकि प्रकृति पूर्ण है। तो हम ये देखते हैं कि कोई भी मानव, एक भी मानव इसको नहीं चाहता, तो इसका मतलब ये मूल चाहना है, और मूल चाहना है तो उसको पूरे करने के कोई ना कोई नियम होंगे। हमको ये पहली चीज दिखती है क्या, कि हम जंगल से बाहर निकल के केवल इसीलिए आए थे, हम जंगलों में रहते थे, बाहर निकल के केवल इसीलिए आए थे कि हम पशु भय और प्राकृतिक भय से बच सके, और आज पशु भय और प्राकृतिक भय से बचे हैं, लेकिन अमानवीयता का सबसे बड़ा भय बन गया, और ये भय बढ़ रहा है कि घट रहा है। अगर ये ऐसे ही चला जैसे हम आज चल रहे हैं तो हम कितनी भी ताकत लगा लें मैथ्स पढ़ाने में, इंग्लिश पढ़ाने में, साइंस पढ़ाने में, हिस्ट्री पढ़ाने में, ये गैप बढ़ेंगे कि घटेंगे, चाहे जितनी ताकत लगा ले, बात हमको समझ में आती। हम ये कहते हैं कि बहुत अच्छी पढ़ाई करा, हम कितनी भी अच्छी पढ़ाई करा ले, लेकिन ये गैप खत्म होता हुआ दिख रहा है क्या। सर जैसे हम लोग जंगल से आए भय के कारण, हाँ भय के कारण, मतलब ये दोनों भय, इन दोनों भय हमारे छूट गए। आज पशु का भय कहाँ है, हम लोग बैठे, आज प्रकृति का भी भय नहीं है, लेकिन इसका भय बढ़ता जा रहा है। मगर सोसाइटी कितनी भी सभ्य हो जाए, रूल जंगल के ही चलते हैं, राइट। अगर देखें, अगर हम अपने चारों पूरे दुनिया को देखें, उसमें जो बेसिक रूल है, बेसिक रूल जंगल में थे, वो आज भी सो कॉल्ड मॉडर्न या सिविलाइज्ड सोसाइटी में आज भी, वो जो भी हो, लेकिन कुल मिलाकर अमानवीयता तो हमको स्वीकार नहीं है ना,
स्वीकार नहीं है। तो हमको समझ में आया जंगल के चलें, पहाड़ के चलें, कहीं के चलें, लेकिन अमानवीयता तो स्वीकार नहीं है। और जंगल में हम देखते हैं शेर भी अगर पेट भरा होता तो किसी को नहीं मारता। अगर जंगल में शेर का पेट भरा है तो बिना कारण कोई किसी को नहीं परेशान करता, और यहां पर हमको परेशान करने के लिए कोई कारण चाहिए ही नहीं। बिल्कुल बात समझ में साफ साफ आती। दूसरा पढ़ो पढ़ो कोई लोग, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा साफ साफ आपस में। और ये युद्ध इसी बात का तो परिणाम है कि एक मानव को एक मानव के साथ जीना नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। और ये युद्ध देशों में होते थे, फिर प्रदेशों में हुए, फिर शहरों में हुए, फिर गांवों में हुए, फिर घरों में हुए, फिर घरों के अंदर कमरों में हुए, और आज अपने अंदर भी पूरे पूरे बने हुए। बढ़ते दिख रहे हैं कि घटते दिख रहे हैं? तो ये समझ में आ रहा है कि हम कितनी भी पढ़ाई कर लें, कितनी भी पढ़ाई कर लें, जो हमारा स्ट्रक्चर है पढ़ाई करने का, वो कुछ भी कर ले, हमको खूब IITian बना दे, हमको बहुत बड़ी कंपनी में जॉब दिलवा दे, लेकिन ये खत्म करता हुआ नहीं दिखता। और फिर कितनी भी बड़ी हम IITian कंपनी में जॉब कर लें, अगर ये मेरे साथ बना हुआ है तो फिर मेरी जिंदगी तो नहीं जी पा रहे। तीसरा, मानव को मानव के साथ रहना नहीं आया। चौथा, हमने खूब आत्मा परमात्मा किया, हमने खूब ज्ञान विज्ञान किया, थोड़ा नहीं किया, बहुत किया, लेकिन इसके बाद भी आज तक हम दो लोगों को भी एक साथ आता नहीं देख पाए। दो लोग, चाहे दो महात्मा हो, दो गुरु हो, दो पति पत्नी हो, दो परिवार हो, दो समुदाय हो, हम एक साथ आता क्षणिक रूप से देख पा रहे हैं, लेकिन एक साथ आता हम देख नहीं पा रहे। 10-10 PhD करने के बाद भी हम दूसरों से प्रभावित होना बंद नहीं कर पा रहे, और प्रभावित होना स्वीकार भी नहीं है हमको। मजबूरी हो सकती है हमारी, लेकिन स्वीकार नहीं है। बोलते समय हम आध्यात्मवादी रहे, लेकिन काम करने की जब बात आई तो हम भोगवादी ही हो गए। क्यों? क्योंकि वहां पर प्रक्रिया नाम की चीज नहीं थी। चूंकि लक्ष्य क्या था? लक्ष्य था, किसमें था? हम लोगों ने बात की थी ना, एक में लक्ष्य, एक में प्रक्रिया है। चूंकि लक्ष्य किसमें था? आध्यात्म में। इसीलिए जब हम बात करते हैं तो लक्ष्य की करते हैं, लेकिन चूंकि इस प्रक्रिया नहीं थी इसलिए प्रक्रिया करते हैं, तब हम भोगवादी हो जाते हैं। नहीं समझ पाए? हमने बात की थी ना, आपको याद होगा हमने बात की थी, क्या होता है? लक्ष्य है, प्रक्रिया है, और व्यवस्था है, परंपरा है। याद है बात की थी ना, जिसने मैं बोला था विज्ञान में लक्ष्य नहीं है, लेकिन विज्ञान में परंपरा है। चूंकि परंपरा है इसलिए, प्रक्रिया है इसलिए परंपरा है। चूंकि लक्ष्य नहीं है इसलिए व्यवस्था नहीं है। हमने जब देखा क्या देखा? अध्यात्म को देखा, तो अध्यात्म में हमने देखा हमारे पास लक्ष्य तो था, लेकिन आगे का पूरा खाना खाली था। तो हमेशा हम लक्ष्य को लेकर ही लालायित रहते हैं। विज्ञान में तो कोई लक्ष्य था ही नहीं, लालायित किसको लेकर के? हम लक्ष्य को लेकर के। इसलिए बात हमने हमेशा किसकी की? लक्ष्य की। सदा सत्य बोलना चाहिए, परिवार में एकता रहनी चाहिए। तो बातों में क्या रहा? हमेशा लक्ष्य रहा, लेकिन प्रक्रिया मेरे पास किसकी थी? थी ही नहीं। प्रक्रिया तो मेरे पास मोबाइल की थी, प्रक्रिया तो मेरे पास अच्छा खाना खाने की थी, प्रक्रिया तो मेरे पास कार लाने की थी, प्रक्रिया तो मेरे पास कुछ और। तो प्रक्रिया में हम कैसे रहे? भोगवादी रहे। बातों में हम कैसे रहे? अध्यात्मवादी रहे। ये हमको साफ साफ दिखता है। पहचान मेरी हमेशा संकट में रही, हमेशा हमारी पहचान संकट में रही। कभी हमारी पहचान एक पिता के तौर पर रही, कभी एक टीचर के तौर पर रही, कभी हमारी पहचान एक पति के तौर पर रही, कभी मेरी पहचान एक बच्चे के तौर पर रही, कभी मेरी पहचान एक डॉक्टर के तौर पर रही, कभी मेरी पहचान एक कार वाले के तौर पर रही, कभी मेरी पहचान एक बड़े मकान वाले के तौर पर रही, कभी मेरी पहचान किसी टोपी वाले के तौर पर रही, कभी मेरी पहचान बिना टोपी वाले के तौर पर रही, कभी लंबे बाल वाले के तौर पर रही, कभी बड़े चश्मे वाले के तौर पर रही। मेरी पहचान हमेशा संकट में रही, हमेशा संकट में रही। कभी भी निरपेक्ष हमारी पहचान नहीं हो पाई। सफलता मेरी हमेशा संकट में रही, हमेशा मेरी सफलता किसी और चीज पे डिपेंड ही रही, तो इसीलिए हम हमेशा डिपेंड ही रहे। हमको यह समझ में आया कि 8वां पॉइंट क्या? चलेगी किसका का निर्णय आज तक नहीं हो पाया। चलेगी किसकी का निर्णय आज तक नहीं हो पाया। मेरे अंदर भी नहीं हो पाया, मेरे दो पति पत्नी के बीच में भी नहीं हो पाया,
एक परिवार में बेटे के साथ भी नहीं हो पाया, अपने पिता माता के साथ भी नहीं हो पाया, देश में भी नहीं हो पाया, विश्व में भी नहीं हो पाया। और सारी लड़ाई किसकी है? चलेगी किसकी? हमारे अंदर भी यही लड़ाई है और हमारे बाहर भी यही लड़ाई है। ये 8 पॉइंट हमको ये दिखाते हैं, ये 8 पॉइंट हमको दिखाते हैं कि हमको कुछ देखने की जरूरत है, कुछ समझने की जरूरत है। यहां से हमको दिखता है कि ये 3 चीजें हैं। अगर ये 3 चीजें हमको नहीं दिखती, अगर ये 3 चीजें हमको नहीं दिखती तो ये 8 चीजें हमको दिखेंगी। ये 3 चीजें अगर हमको नहीं दिखती, ये 8 चीजें हमको दिखेंगी। संभव ही नहीं है कि 8 चीजें हमको ना दिखें अगर ये 3 चीजें हमको नहीं दिखती। अब ये 3 चीजें क्या है? लक्ष्य साम्यता का मतलब क्या हुआ? लक्ष्य साम्यता का मतलब, लक्ष्य साम्यता, उद्देश्य साम्यता, कार्यक्रम साम्यता। लक्ष्य साम्यता का मतलब क्या हुआ? लक्ष्य साम्यता का मतलब हुआ किसी एक लक्ष्य में हम सहयोगी हैं, किसी एक लक्ष्य में हम सहयोगी हैं। जैसे मेरी बॉडी का एक लक्ष्य है बने रहना, इस बॉडी के लक्ष्य में सारे अंग सहयोगी हैं। एक परिवार का लक्ष्य हो जिसके अंदर सारे लोग सहयोगी हों, एक समाज का लक्ष्य हो जिसमें समाज के सारे परिवार सहयोगी हों, एक देश का लक्ष्य हो जिसमें सारे समाज सहयोगी हों, एक पृथ्वी का लक्ष्य हो जिसमें सारे देश सहयोगी हों, एक अस्तित्व का लक्ष्य हो जिसमें सारी पृथ्वियां सहयोगी हों। तो लक्ष्य क्या हुआ? अस्तित्व की योजना। लक्ष्य क्या हुआ? जो पहले से है कि मुझे बनानी है, पहले से है, बस उसको मुझे डीप डाउन करना है। अस्तित्व की योजना से मुझे परिवार की योजना तक डिफाइन करनी है जो पहले से है। समझना टॉप टू बॉटम ही होगा। और जैसे ही मुझे ये समझ में आती, मेरे सारी बॉडी पार्ट्स को समझ में आता है, क्या समझ में आता है? कि बॉडी की एक अपनी योजना है। तो सभी उस योजना के प्रकाश में, योजना के प्रकाश में अपना अलग अलग रोल तय कर लेते हैं, अपना अलग अलग रोल तय कर लेते हैं, जिसको कहते हैं अपनी भूमिका तय कर लेते हैं। तो उनके उद्देश्य अलग अलग होते हुए भी, लक्ष्य एक होता है, लक्ष्य चूंकि एक है इसलिए उद्देश्य अलग होते होते हुए भी उनका आपस में साम्यता हो जाती है। मैं क्या, अब मेरी बॉडी, मेरी किडनी का उद्देश्य क्या है? मेरी किडनी का उद्देश्य है, मतलब उसका रोल है मेरी बॉडी के ब्लड को प्यूरिफाई करना। गोल क्या है? लक्ष्य क्या है? बॉडी को एक लक्ष्य के प्रकाश में अलग अलग रोल, मतलब अलग अलग उद्देश्यों के साथ में भी साम्यता, हार्मनी आ जाती है। और फिर क्या निकल के, जब मुझे अपना भाग पता चलता है, मुझे मेरा भाग पता चलता है, तो मुझे मेरा कार्यक्रम पता चलता है। और ऐसे में सभी लोग एक दूसरे के काम का सम्मान कर पाते हैं। करना क्या है का एक दूसरे के लिए साम्यता आती है, तब जाकर के हम कह सकते हैं कि पत्नी काम करती है, पति काम करता है, तब पति पत्नी के काम का सम्मान कर पाता है, पत्नी पति के काम का सम्मान कर पाता है। तब वो बूढ़ा बाप जो घर में लेटा हुआ होता है, समझ में आता है कि एक बूढ़े बाप के घर में छाया ही बहुत है, एक बूढ़े बाप की घर में छाया ही बहुत है। उसका केवल इस बात का होना कि मैं हूं, बस यही बहुत है। और उसको देखकर, उसके पास बैठकर और उसके केवल पैर दबाकर, उसके सर पर केवल हाथ फेरकर जब वो कुछ नहीं कर पाता है, उस समय भी इस बात का एहसास कि मेरे ऊपर कोई है, वही बहुत है। लेकिन जब ये बात समझ नहीं आती कि एक परिवार में बूढ़े बाप का क्या काम है, एक परिवार में बूढ़े बाप के रोल में क्या काम है, तब मुझे समझ में आने लगता है कि बूढ़ा बाप बेकार है, और बूढ़े बाप को भी समझ में आता है कि मैं बेकार हूं। हम लोग आगे बात करेंगे एक एक रोल का क्या क्या काम। इसको जाने बिना ना एक स्कूल चलेगा, ना एक स्कूल चलेगा, ना एक समाज चलेगा, ना एक परिवार चलेगा, ना एक देश चलेगा। फिर जब सबकी ढपली सपना राग, सबकी ढपली सबका राग, अगर आप इसको एक और स्टेप में लेके जाओ तो क्या होता है? मान लीजिए मैं किसी एक कंपनी में गया और मैं कंपनी में नौकरी के लिए गया, तो क्या होता है? मैं कंपनी में जब नौकरी के लिए जाता हूं तो पहले मेरा इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के बाद जब मेरा सिलेक्शन हो जाता है, और कंपनी मान लीजिए सन 1750 में बनी थी, सोच के देखो, अगर 1750 में कंपनी बनी थी, मुझसे क्या मतलब? 1750 में बने थे, तुम 1999 में बने थे। लेकिन मैं जाता हूं तो मुझे क्या कहानी सुनाई जाती है? 1750 में बनी थी, मुझे कहानी सुनाई जाती है 1725 से। 1725 में हमारे 2 लोग थे,
उन्होंने ये सोचा, ये सोचा, ये सोचा, ये सोचा, ये सोचा, 1750 में ये किया, 1747 में ये किया, 49 में ये किया। मतलब वो क्या बता रहे हैं? कंपनी की पूरी व्यवस्था। तो मतलब तुम ये जानो कि कंपनी की व्यवस्था क्या है, कंपनी में होता क्या है। होता क्या है से तुम क्या जानो, मैं क्या हूं, फिर उस कंपनी का उद्देश्य में मैं कहां सहभागी हो सकता। तो आप सोचो, मैं स्कूल में आया, अब मुझे बताना, जो स्कूल का जो स्वीपर है उसका उद्देश्य क्या है, ओ सॉरी, उसका लक्ष्य क्या है? स्वीपर का लक्ष्य क्या है? विद्यालय की व्यवस्था बनी रहे, बच्चा इंटर करके अच्छे से निकल जाए। स्वीपर का क्या लक्ष्य है? कि बच्चा यहां से इंटर करके अच्छे से निकल जाए। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? सफाई करना। उद्देश्य है उसका सफाई करना। आपका क्या होगा? बच्चा अच्छे से निकल जाए, उद्देश्य है। काम क्या होगा? मैथ्स पढ़ाना। अब मैथ्स पढ़ाने वाला स्वीपर वाले का बिल्कुल रिस्पेक्ट करेगा। क्यों कर पाएगा? उसको पता है इसके बिना काम नहीं हो सकता। हाँ, ऑर्केस्ट्रा जैसा हो जाएगा। आप सोचो, आप स्कूल में आए, एक नया टीचर स्कूल में आया, अब वो क्या कर सकता है? दो काम कर सकता है। स्कूल में आया, ठीक, और वो क्या कर रहा है? अब मैं क्या करूं? और वो कुछ भी करने लग गया जो उसको समझ में आया। इनको कुछ समझ में आ रहा है, इनको कुछ समझ में आ रहा है, इनको कुछ समझ में आ रहा है, इनको कुछ समझ में आ रहा है। एक ये काम हो सकता है, यही चल रहा है, परिवारों में भी यही चल रहा है, समाज में। और सब बोल रहे मेरी अपनी अपनी समझ। और हमने स्वतंत्रता के नाम पर अपनी अपनी सोच को बढ़ा दिया। ये स्वतंत्रता है? गुलामी? खतरनाक बात है भैया। और सबकी अपनी अपनी सोच होती है, इस बात को कह के मैं, अरे भैया क्या बात करो, मेरा बच्चा है, अपनी सोच रखता है, अपनी सोच से काम नहीं करेगा, स्वतंत्र है बेटा, जा। अरे इससे खतरनाक क्या हो सकता है? अब सोचो, मैं पहुंचा और मैंने देखा कि ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का अपना एक रोल प्री डिफाइंड है, कोई स्कूल रोल नहीं बना सकता। अब एक स्कूल डिसाइड करेगा कि शिक्षा का मतलब क्या है? स्कूल कैसे डिसाइड करेगा? शिक्षा का मतलब क्या है ऑलरेडी डिसाइडेड है, उसको करने के लिए स्कूल है। अब स्कूल कहते हैं हाँ तुम्हारे स्कूल का क्या विजन मिशन है, तुम्हारे स्कूल का क्या विजन मिशन है, ले हो गया काम। एक स्कूल बोल रहा है मेरा विजन मिशन ये है, एक स्कूल बोल रहा है मेरा विजन मिशन ये है। ऐसा कैसे हो सकता है भैया? समाज का मिशन एक है, उस समाज के मिशन में सहभागी करने के लिए सारे स्कूल है, सबका मिशन एक ही तो होगा, अलग अलग कैसे हो सकता है? अब मैं आया, मैंने देखा कि स्कूल का एक मिशन है, स्कूल के मिशन में हर एक इकाई काम कर रही है। मैंने देखा मैं कौन सी इकाई हूं, तो मैंने देखा मैं इंग्लिश टीचर की इकाई हूं, तो मैं इंग्लिश टीचर की इकाई हूं, इंग्लिश टीचर की इकाई में आकर के फिट हो गया। अब अगर समाज की एक व्यवस्था है तो शिक्षा की एक व्यवस्था है, और शिक्षा की एक व्यवस्था है तो उसमें इंग्लिश टीचर की एक व्यवस्था है, इंग्लिश टीचर की व्यवस्था तो मुझे बनानी की जाननी है। अब मैं बनाने लग गया। अब हिस्ट्री वाला कह रहा है मैं अपनी बनाऊंगा, मैथ्स वाला कह रहा है मैं अपनी बनाऊंगा, इंग्लिश वाला कह रहा है मैं अपनी बनाऊंगा, दो मैथ्स के टीचर कह रहे हैं मैं अपनी बनाऊंगा। तो ये केवल स्कूल की बात नहीं, स्कूल का तो एग्जाम्पल देखो कि हम स्कूल के, घरों में तो यही हो रहा है। एक बहू कह रही मैं अपनी व्यवस्था बनाऊंगी, दूसरी कह रही मैं अपनी व्यवस्था बनाऊंगी, सास कह रही मैं चलने नहीं दूंगी, मैं अपनी बनाऊंगी, हाँ वो कह रहे मैं देखूंगा। फिर कैसे तय कर रहे हैं? तो कैसे तय कैसे होगा? क्योंकि अभाव में नहीं हो सकता। ये गैप समझ में आया? ये गैप हमको, ये कहां गैप दिख रहा है? हर जगह दिख रहा है। तो इसका मतलब इस गैप को समझना किसकी जरूरत है? समाज की कि मेरी जरूरत है। इस क्लास में बैठना किसी और की जरूरत नहीं है, मेरी जरूरत है। फिर हमको समझ में आता है कि हर मानव की अपेक्षा, इस अपेक्षा से कोई मुक्त नहीं हो सकता। ये पीरियोडिक टेबल है, हम लोग पहले कर चुके हैं। 4 जगह एक मानव रहता है, स्वयं में भाव विचार की स्थिरता चाहता है, भाव विचार नियंत्रित रहे, ये चाहना है, कोई इससे मुक्त नहीं है, भले वो भाव का नाम जाने, विचार का नाम जाने या ना जाने, कोई उससे मुक्त नहीं। कोई भी व्यक्ति ऐसा हो नहीं सकता जो निरंतर सुख की चाहना ना करता हो, कोई भी व्यक्ति ऐसी हो नहीं सकता जो निरंतर सम्मान की चाहना ना करता हो, कोई भी व्यक्ति ऐसा हो नहीं सकता जो निरंतर सफलता की चाहना ना करता हो, कोई भी व्यक्ति ऐसा हो नहीं सकता जो निरपेक्षता में जीना ना चाहता हो, कोई भी व्यक्ति ऐसा हो नहीं सकता जो अपने अंदर विश्वास ना चाहता हो, अपने ऊपर ही शक करता हो, ऐसा कोई व्यक्ति चाहता नहीं। ऐसा कोई व्यक्ति है नहीं जो सुरक्षा के भाव के साथ रहना ना चाहता हो, ऐसा कोई व्यक्ति है नहीं जो समाधान के साथ रहना ना चाहता हो, होता नहीं। क्योंकि सब चाहते हैं, इसलिए समझ में आता है ये मानव की मूल चाहना है, और मूल चाहना है
तो इसका मतलब पूरा होने का उसमें कोई, वरना तो प्रकृति ही अपूर्ण सिद्ध हो जाएगी। ये नेचुरल है और अपने में पूर्ण है। अपने में पूर्ण है, चाहना के रूप में, योग्यता के रूप में उसके नियम होंगे ही, वरना प्रकृति ही अपूर्ण सिद्ध हो जाएगी। प्रकृति ही अपूर्ण सिद्ध हो जाएगी, और प्रकृति पूर्ण दिखती है तो इसका नियम भी होगा, धीमे से हम उसको जानेंगे। हम इनको नहीं जानते हैं, और ये हमारे लिए ट्रेडिंग है। अपने ट्रेडिंग के लिए पता नहीं क्या कर रखा है हमने। परिवार में हम अभाव मुक्त और शिकायत मुक्त संबंध चाहते ही चाहते। कोई नहीं चाहेगा कि मेरे परिवार में गर्मी लग रही हो और एसी ना हो, कोई नहीं चाहेगा। तो अभाव मुक्त और शिकायत मुक्त, और कोई नहीं चाहेगा कि एसी आने से लड़ाई हो जाए, और एसी आने से लड़ाई बंद हो जाएगी, ऐसा हो भी नहीं सकता। तो अभाव मुक्त और शिकायत मुक्त एक परिवार चाहता ही है, इससे कोई मुक्त नहीं हो सकता। समाज में एक व्यक्ति अभयता चाहता ही है, इससे कोई मुक्त नहीं हो सकता। व्यवस्था में संतुलन चाहते ही है, ये मुक्त नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अब ये चाहना कब से होगी? अभी से होगी कि जब से मानव है तब से होगी? तब से ही होगी। तो इसका मतलब इसका प्रयास आज हम कर रहे हैं पहली बार, या हमेशा किया ही रहा होगा? करते ही रहे होंगे। तो प्रयास के रूप में जब हम देखते हैं तो हमको प्रयास के रूप में क्या दिखता है? प्रयास के रूप में हमको कुछ स्वरूप दिखते हैं। प्रयास के रूप में दिखता है कि एक भक्ति का रास्ता हमको दिखता है, जो भक्ति विरक्ति में जाती है, विरक्ति न्यूनतम में जीना लेके आती है। यहां से जो कुछ भी मिला हो, ये तो नहीं मिला, कुछ भी मिला हो ये तो नहीं मिला। अगर कुछ मिला होगा अधिकतम तो ये एक लाइन मिली, वो भी किसी एक के लिए। अगर मिला भी है तो इतने में से क्या मिला होगा? निरंतर सुख मिला होगा, वो भी किसी एक के लिए। तो ये कहां गया? संवेदनशीलता में गया कि संवेदनहीनता में गया? हीनता में गया। फिर हमको समझ में आया कि भक्ति करने में एक बहुत बड़ी हमको क्या समझ में आया? भक्ति में क्यों किसी एक ने लगाया, किसी एक ने नियम बनाए, तो बाकी सबको उसको मनवाना पड़ा। और जब मानना कहीं पर आता है तो उसके नीचे तीन पैर होते हैं, या तो डर, या तो लालच, या तो आस्था। तो इस पूरी लाइन में हमको ये बहुत बड़ी दिक्कत दिखी, और ये हमको चारों तरफ दिखती है इस पूरी लाइन में। और पूरी जो भी हम करें, हम कहते हैं इससे भी काम चल जाए और ये मिल जाए तो क्या ही दिक्कत है? काम भी इससे नहीं चल रहा, और विज्ञान आ रहा है, उसने डर भी खत्म किया, लालच भी खत्म किया, आस्था थोड़ी बहुत बची वो भी खत्म हो रहा, इसलिए भक्ति भी गिर गई। और चूंकि ये गिर रहा है तो हम देख रहे हैं मेरे समाज का हालत क्या। और आज तक जो भी मेरा समाज बना रहा वो इसी के कारण बना रहा, ये भी सच्चाई, ये भी सच्चाई। आज तक समाज जो भी बना रहा, जैसे भी जो चलता रहा, वो चलता इसी के कारण रहा, लेकिन विज्ञान ने आकर इसको भी गिरा दिया। तो क्या कहा जा रहा है? कहा यही जा रहा है कि ये विज्ञान या तो पढ़ाना बंद कर दो, क्योंकि विज्ञान पढ़ाओगे और पंखे पे तुम क्वेश्चन बनवाओगे तो कल वो तुमसे भी पूछेगा। तो या तो ये पढ़ाई लिखाई बंद करा दो और दोबारा से आ जाओ और यही कराते रहो, तो ठीक है, समाज चल जाएगा, पितामानी में चल जाएगा। लेकिन अगर तुमने विज्ञान पढ़ाया तो फिर तो तुमको लॉजिक देने पड़ेंगे। तो दूसरा रास्ता विज्ञान आ ही गया। दूसरा रास्ता हमको क्या दिखा? सुविधा ले लो। ये सब चीजें किससे मिल जाएंगी? अभी भी हमको लगता है परिवार में अभाव मुक्त शिकायत मुक्ति कैसे होगी? सुविधा से होगी। फिर हमको क्या लगता है? मेरे निरंतर सुख कैसे होगा? सुविधा से होगा। सम्मान कैसे होगा? सुविधा से होगा। सफलता कैसे होगी? सुविधा से होगी। ये निरंतर चाहिए था और असीम चाहिए था, तो ये कितना चाहिए होगा? असीम कहां से आएगा? संग्रह से आएगा। तो क्या होगा? शोषण होगा ही होगा। शोषण होगा तो अधिकतम में हम जाएंगे ही जाएंगे। फिर ये संवेदनशीलता में गया, संज्ञानशीलता में गया कि संवेदनहीनता में गया? जा ही रहा। हमको ये दिख ही रहा है कि मानव का मानव के साथ रहना नहीं हुआ, क्योंकि मानव समझ नहीं आया। मानव समझ में नहीं आया तो परिवार समझ नहीं आया, परिवार समझ नहीं आया तो समाज समझ नहीं आया, समाज समझ नहीं आया तो राजनीति व्यवस्था समझ नहीं आई। साफ साफ हमको दिख ही रहा है। हमको ये दिख रहा है कि चाहने के रूप में हमको ये दिखता ही था, इससे मुक्त नहीं हो सकते। मतलब मेरा डेस्टिनेशन आइलैंड तो ये है और सभी का है। फिर जीने के स्वरूप में हम देखेंगे तो हमने व्यवस्था क्या बनाई? वहां पर तो हमारे मॉडल दो थे, उन दो मॉडलों से व्यवस्था क्या बनाई? उन दो मॉडलों से व्यवस्था क्या निकल के आई? या तो हमने अपने आप को शरीर माना, तो शरीर माना तो क्या दिखा हमको? आहार, निद्रा, भय, प्रजनन दिखा हमको। शरीर मानेंगे तो चार ही चीज दिखती है और कुछ दिखती नहीं। फिर हमने क्या माना? संवेदनाएं मानी। अपने आप को शरीर से उठ के क्या माना? मैं संवेदना हूं। जैसे संवेदना माना हमने आपको तो क्या दिखा हमको? पांच इंद्रियां दिखी। और जैसे ही हमने अपने आप को पहचान माना तो हमको क्या दिखा? रूप, बल, पन, धन दिखा। अब ये मेरा स्तर था। जब तक हमने अपने आप को शरीर माना था तो मैं इसमें फंसा था। जैसे मैंने अपने आप को संवेदना माना मैं इसमें फंसा, जैसे मैंने पहचान माना मैं इसमें फंसा। इससे ऊपर मैं बढ़ पाऊं ऐसी योग्यता आज तक नहीं दिखी। दिखी क्या कहीं?
इससे ऊपर हम नहीं बढ़े। तो करने के रूप में ये करते रहे, पाने के रूप में ये चाहते रहे। ये जिंदा रहने की चीज थी, ये जीने की थी, जिंदा रहने का सामान जीने के काम नहीं आता। ये पीरियोडिक टेबल है जो आपकी आंखों के सामने बसी हुई होनी चाहिए। ये अगर नहीं बसी है तो हमको दिक्कत के रूप में दिखती है। सुख के स्रोत हमको अभी तक क्या दिखे? पहला हमको दिखा बनी बात, नहीं बनी। नहीं बनी तो हमको क्या समझ में आया? सम्मान से सुख। बनी बात, नहीं बनी। सम्मान से सुख से बात नहीं बनेगी तो हम कहां गए? बनी बात, नहीं बनी तो हम कहां गए? कहीं से बात बनी। हर जगह हम व्यक्तिगत में फंसे और व्यक्ति में ही फंसे। ठीक, अब हम लोग एक नए चैप्टर को खोलते हैं और बड़ी हाँ हम लोग इस लेवल पे जा चुके हैं, तो मतलब नेक्स्ट लेवल ये होगा कि सारे काम करते हुए निरंतर सुख में रहना। बस निरंतर सुख में रहना, व्यवस्था में काम करना। किसी भी काम करते हुए कोई भी काम करें, जो हमारा बेस होगा हाँ वो परमानेंट सुख होगा। हाँ, बिल्कुल ठीक बात हो गई, बिल्कुल ठीक। और वो है ही, अभी भी चाहना वही है। अब वो चाहना है, उसके लिए हमको पाना हो जाए, बस इतनी सी बात है। तो अब हम लोग एक नए चैप्टर को शुरू करते हैं और उस चैप्टर को हम लोग शॉर्ट में करेंगे। उसका लॉन्गर वर्जन हम लोग खूब करेंगे, बहुत करेंगे। अभी शॉर्टर वर्जन उसका कर लेते हैं क्योंकि आगे को समझने के लिए वो चैप्टर बड़ा जरूरी है। तो देखो दोनों ही, अगर में से कोई भी सही होता तो उससे जीना हो जाता, मेरा क्या ही मतलब था? इसका मतलब दोनों ही नहीं ठीक निकले ना। दो ही हमारे पास थे, दोनों ही नहीं ठीक निकले। क्योंकि मान लीजिए मुझे क्या ही मतलब है, मुझे ना भक्ति से जीना हो जाए तो मैं भक्ति से जी लूँ, मेरा सुविधा से जीना हो जाए मैं सुविधा से जी लूंगा। ना भक्ति से जीना हो रहा है ना सुविधा से जीना हो रहा है। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि अधूरापन है। फिर देखो गलत कुछ होता नहीं, गलत कहेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, गलत है ही नहीं। तो कहीं पर अपूर्णता है, उस अपूर्णता को पूरी करने की बात हो रही है। इवोल्यूशन में, इवोल्यूशन की जर्नी। अर्थ पे सबसे नया बड़ा, केवल 2 लाख साल हुए अभी आए हुए यहाँ पर। हाँ, तो अब आपको क्या समझ आता है? हमको ये समझ आता है कि आज से 100 साल पहले हम बीमारियों से मर जाते थे, आज वो हमारे लिए खेल है। आज से 100 साल पहले जिन बीमारियों से पूरे पूरे गांव मर जाते थे, आज हमारे लिए वो खिलौने। तो क्या बदला? क्या बदला? हमने नियमों को समझा ना, नियम को समझा हमने। नियम को समझते ही जिन बीमारियों के कारण हम डरते थे, आज मेरे लिए वो खिलौने। अगर आज से 100 साल पहले ये कहा जा रहा होता तो वो क्या बोलते? ये कैसे समझा जाएगा, ये कैसे हो सकता है? एक जादू जैसी बात होती कि नहीं होती उस समय उनके लिए। आज मेरे लिए वो खिलौना। तो मतलब समाधान आते ही समस्या मेरे लिए खिलौना होती है। और क्या आज कॉलेरा परेशान करता है हमको? कुछ परेशान नहीं करता, जैसे कि दवाई लेके चले आते हैं। और एक समय में कॉलेरा का नाम सुनते ही आदमी क्या करता होगा? कांप जाता होगा। जैसे आज हम किसी की समस्या के नाम से कांप रहे हैं, तो हमको क्या दिखा? देखो पिछले 100 सालों में हमने कहां विकास किया। पिछले 100 सालों में हमने ऐसे विकास किया कि जब हम अपने शरीर को देखते हैं, आज से 100 साल पहले अगर किसी डॉक्टर के पास पहुंचते होंगे हम, तो क्या कहते होंगे? मेरा पेट दर्द है, और डॉक्टर भी कहता होगा पेट दर्द है। 50 साल बाद क्या आए होंगे? हम कहते होंगे पेट दर्द है, और डॉक्टर कहता होगा नहीं किडनी में दर्द है। 30 साल पहले कहां आए होंगे? हम कहते होंगे पेट दर्द है, और डॉक्टर कहता होगा किडनी के राइट, अब क्या किडनी के अंदर होता है मुझे नहीं पता, मान लीजिए किडनी के राइट वाले किसी एक चीज में दर्द। 10 साल पहले क्या निकल के आया होगा? कि किडनी के राइट वाली उस चीज की राइट वाली उस चीज में दर्द है। तो जितनी जितनी दिन हम आगे बढ़ रहे हैं, हम बॉडी के उतने छोटे पार्ट को समझते चले जा रहे हैं, उतने ही छोटे छोटे पार्ट्स को समझ जा रहे हैं। ठीक है, और यही तो हो रहा है। तो आज जब हम बोलते हैं तो हम बॉडी को नहीं समझते, बॉडी के अंदर के हर एक पार्ट के अंदर को समझते हैं। तो बॉडी के अंदर के पार्ट को समझकर मेरी समझ का विकास, समझ में बात आ रही? तो आज हम ये नहीं कहते कि मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। आज अगर समझ होगी तो मैं बोलूंगा एक नई बीमारी का नाम लेके, आज मुझे फलाना धिमाका हो रहा है। तो मैंने कितना समझा अपनी बॉडी को, है ना? कितना समझा। लेकिन आज भी जब हम कहते हैं पता नहीं क्या है यार, अच्छा नहीं लग रहा है यार, तो बड़ी बेवकूफी जैसी बात नहीं, अच्छा नहीं लग रहा, पागल हो क्या? क्या नहीं लग रहा बताओ? तो नहीं बता पाते। आज भी मुझे ये नहीं समझ में आता है कि अगर मैंने बोला मैं शरीर से कुछ अलग हूं, सर अगर मैं बोलता हूं मैं शरीर से कुछ अलग हूं, तो जैसे शरीर के 50 अंग हैं, तो क्या मेरे भी कुछ पार्ट तो नहीं है जो शरीर से अलग है? तो कहने के नाम पर एक ही चीज समझ में आ जाती, कोई कह देता है आत्मा। और आत्मा भी जब समझ में आती तो बता नहीं पाता आत्मा क्या, कल्पनीय निर्वचनीय, बताने क्या क्या बता देता।
फिर उससे पूछो आत्मा जब शब्द ही तुम्हारे पास है तो जिसके साथ जीना कैसे होगा? जीना तो अर्थ के साथ होता है, शब्द के साथ होता है, तो ट्रेडिंग हो गया, सब अपना अलग अलग सोच रहे हैं। फिर आत्मा बोला तो भाई कहां रहती ये बताओ, ये भी नहीं पता, कैसे चलाती ये बताओ, ये भी नहीं पता, तो मतलब जीना नहीं होता। तो अब हम लोग आज बात करते हैं, बहुत छोटी सी बात करेंगे, ये है जीवन क्रिया। क्या है? आज तक हमने रेस्पिरेशन क्रिया पढ़ी, पाचन क्रिया पढ़ी, और कौन कौन सी क्रियाएं होती है जरा बताओ? मेन 5 क्रियाएं कौन कौन सी हैं? हाँ, रिप्रोडक्शन क्रिया पढ़ी, 5 क्रिया पढ़ी ना हमने बॉडी की, लेकिन जो चला रहा है बॉडी को उसको क्या बोलेंगे? जीवन क्रिया। क्या बोलेंगे? तो जीवन क्रिया का फिर यही खुलेगी आगे तक जाकर के। अभी एक नर्सरी का चैप्टर आपके सामने आ रहा है, ठीक है? तो देखो, अस्तित्व 2 तरीके से है, एक अस्तित्व माया स्वरूप, एक अस्तित्व नियम स्वरूप। माया स्वरूप का मतलब क्या? समझ नहीं आया। और माया स्वरूप का मतलब क्या? भ्रम स्वरूप। भ्रम स्वरूप का मतलब क्या? जैसा है उससे कुछ अलग मान लेना। अगर जो ऐसा है जिससे कुछ अलग मानेंगे तो एक तरीके का माना जा सकता है कि 1000 तरीके का, 1000 तरीके का, तो सब अपना अलग अलग मानेंगे और एक ही आदमी दिन भर में अलग अलग मानेगा। तो माया स्वरूप हम कहेंगे यार ये तो है ही नहीं, ये तो भ्रम है। और अस्तित्व नियम स्वरूप का मतलब क्या है? सबके लिए एक होगा। तो आओ देखते हैं कि हम जो शरीर से अलग हैं वो क्या है। तो देखो, हमको क्या दिखता है? शरीर। हमारा शरीर के ऊपर, अब जब मैं शुरू होता हूं तो मैं के 5 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं? 5 पार्ट। मैं के कितने पार्ट हैं? 5 पार्ट। जो मैं है वो अविभाज्य 5 चीजों से मिलकर बना है। अविभाज्य, जिसको आप विभाजित नहीं कर सकते। अब ये क्या है, क्यों विभाजित नहीं कर सकते, कैसे बना है, इसको हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। जितने में बात कर सकते उतने में करेंगे। अभी हम कुछ चीज सूचना रूप में स्वीकार कर लेते हैं कि 5 अविभाज्य चीजों से बना है। उसमें से पहली चीज क्या है? मन और शरीर के बीच में, मैं छूट गया, मन और शरीर के बीच में जो चीज है वो है ब्रेन। मन और शरीर के बीच में क्या है? ब्रेन। तो मतलब जो मैं हूं, अब मैं का मैंने एक नाम दे दिया, मैं का कोई नाम देना है तो मान ली मैंने मैं का नाम दे दिया जीवन। क्या नाम दे दिया? जीवन। जीवन मतलब 5 चीजों का अविभाज्य स्वरूप। 5 चीजों का अविभाज्य स्वरूप। ये मेरे शरीर को चलाता है। कैसे चलाता है? ब्रेन के माध्यम से। मतलब ये ब्रेन को संकेत देता है और ब्रेन पूरी बॉडी को रेगुलेट करता है। तो मेरी बॉडी को ब्रेन चलाता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन ब्रेन को इंस्ट्रक्शन कौन देता है? जीवन देता है, मैं देता हूं। ठीक? किसके माध्यम से देता हूं? ब्रेन के माध्यम से शरीर को चलाता हूं। तो मैं बोलूं कि मैं जीवन हूं, मैं नाम दिया, नाम ही कोई दे दो, मैं जीवन हूं जो ब्रेन के माध्यम से इस शरीर को चलाता हूं। बात ठीक से है? ठीक है? थोड़ी सी अब अपनी बातों में क्लैरिटी रखते हैं। अभी तक क्लैरिटी नहीं थी, हम केवल क्लैरिटी लाने की बात करें। तो पहली चीज जो मुझे दिखती है वो क्या है मेरे? मन। पहली चीज क्या है? मन। दूसरी चीज क्या है? तीसरी क्या है? चौथी क्या है? 5वीं क्या है? ये 5 चीजों के अविभाज्य रूप में मैं हूं। इन 5 चीजों के अविभाज्य रूप में मैं हूं। शरीर के अलावा? हाँ, जो मैं हूं, मैं कहा ना शरीर से अलावा मैं हूं। हाँ, अब आप बोलोगे आत्मा मैं हूं, तो आत्मा अलग नहीं हो सकती। आत्मा इन 5 चीजों से, ये एक बंडल है आपका, बंडल ही है। अब जब आपने बोला कोई शरीर से उस शरीर में गया तो वो आत्मा नहीं, वो जब गया तो 5 चीजें जाएंगी, क्योंकि ये 5 चीजें अविभाज्य हैं। वो हम लोग आगे समझेंगे कैसे हैं, आगे समझेंगे। अभी इसको रख लेते हैं। 5 चीजें हैं। अब ये शब्द है कि अर्थ है? शब्द है, ये ट्रेडिंग है। मन कहते ही सबके मन में अलग अलग आया, एक आया, अलग आया। वृत्ति कहते सबके मन में अलग चीज आई कि एक आई, अलग आई। चित्त कहते ही एक आया कि अलग आया, अलग आया। बुद्धि कहते एक आया, अलग आया। तो इसका मतलब क्या हुआ? मुझको समझना पड़ेगा कि इनकी उपयोगिता क्या है। किसी का अर्थ क्या होता है? उसकी उपयोगिता होती है। इनका फंक्शन क्या है? यही तो समझते हैं ना जीवन क्रिया में, फंक्शन क्या है। इसको बहुत डिटेल में बहुत समझेंगे, इतना समझेंगे कि आप कुछ भी आपके साथ घट रहा होगा, जैसे किडनी में बता पाते हो रहा है, वैसे आप बता पाओगे मेरे जीवन में क्या हो रहा है। इतनी क्लैरिटी से, इतना मजा आएगा। ऐसे भी बता पाते हो ना कि मेरे पैर में हो रहा है, तो पैर में थे ना बताते हो। एक्सरे करते हो तो आप बता पाते हो ना कहाँ क्या हो रहा है। ऐसी एमआरआई आप कर पाओगे और आप बताओगे मेरे मन में हो रहा है कि वृत्ति में हो रहा है कि चित्त में हो रहा है कि बुद्धि में हो रहा है कि आत्मा में हो रहा है, और किसके कितने कितने फंक्शन है। एक एक के फंक्शन है। जैसे अगर मैं ऐसे बताऊं तो मन के 32 फंक्शन है, 32 फंक्शन है। वो हम लोग आगे बात करें, अभी के लिए कंफ्यूज हो जाएंगे आप। क्या चीज? अब प्राण हो सकता है इसी में से कोई होता हो जो नाम अलग।
हो सकता है प्राण आप जिसको कह रहे हो वो इसी में से कुछ हो। अभी इसको हम समझ लेते हैं, फिर देख लेते हैं, ठीक। अभी हम लोग बात करें ना वृत्ति क्या होती है। तो देखो शरीर में क्या होती है, शरीर में क्या है, संवेदनाएं। इन सबको सूचना कहां से मिलती है, यहीं से शरीर से सूचना मिल रही है, ठीक। शरीर कुछ कार्य करता है और कुछ व्यवहार करता है। क्या करता है, शरीर ही कोई कार्य करेगा, शरीर ही कोई व्यवहार करेगा, ठीक। अब क्या होता है, मन का काम क्या होता है, मन का केवल एक ही धंधा, मन का केवल एक ही धंधा, उसको सुख चाहिए, कहां से लाके दो, उससे उसको कोई मतलब नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता मन को। तुम किसी को मार के लाओ, किसी का कत्ल करके लाओ, कहां से लाओ, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। मन का क्या धंधा है, सुख का धंधा। अब हो क्या रहा है, हो केवल इतना रहा है, अस्तित्व माया स्वरूप का मतलब है कि मन ने या फिर इन पांचों चीजों ने अपने आप को क्या मान लिया, इन सब ने अपने आप को क्या माना, शरीर माना। अपने आप को शरीर माना, जब शरीर माना तो मेरे पास टूल क्या हुआ, शरीर, और सुख पाने का टूल क्या हुआ, शरीर से मिलने वाली चीज, और टूल उसकी व्यवस्था क्या हुई, जो मुझे समझ में आ जाए, क्योंकि मैंने अपने आप को क्या समझा, शरीर समझा। मैंने अपने आप को शरीर समझा, इसलिए मन का जो सुख की आशा में निर्णय है वो कहां चला गया, शरीर। तो मन का काम एक ही है, क्या मन का काम है, सुख की आशा में निर्णय लेना, और कोई काम मन का नहीं, सुख की आशा में निर्णय लेना। अब सुख की आशा कहां पूरी होगी, उसकी शरीर में। तो जब शरीर सबका एक जैसा कि अलग 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 है, शरीर से समझ मेरी एक जैसी की अलग 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 है, तो मेरी योजनाएं कैसी हो गई, अलग अलग हो गई। ये पूरा लड़ाई झगड़े का कारण हो गया। तो अस्तित्व तो मुझे एक जैसा दिख रहा है कि अलग अलग दिख रहा है, तो माया दिखेगा कि सही दिखेगा। वृत्ति का काम क्या है, वृत्ति का काम है, केवल एक ही काम है, वृत्ति विचार करती। वृत्ति का काम है एनालिसिस करना। जिसको आप बोलते हो कि ये बच्चा मैथ्स में तेज है, इसका मतलब उसकी वृत्ति अच्छा काम करती है। इसको हम लोग बहुत आगे डिटेल में समझेंगे। ये जो मस्तिष्क जिसको आप बोलते हो, ये केवल एक फिजिकल फीचर है, एक फिजिकल बॉडी है। जो आप बोलते हो विचार होता है, एनालिसिस होता है, जिसको आप लॉजिक बोलते हैं। लॉजिक कहां होते हैं, मेरे अंदर होते हैं, शरीर के अंदर नहीं होते। किसके अंदर होते हैं, मेरे अंदर। तो मेरे अंदर कहां होते हैं। अब ये कैसे काम करता है हम लोग बहुत आगे समझेंगे। ये सूक्ष्म रूप है, केवल एनसी के बच्चे की तरह स्वीकार करिए केवल इसको। चित्त में क्या होता है, चित्त इच्छा करती। अब देखो, अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि शरीर से बड़ी फैकल्टी क्या है, मन। मन से बड़ी फैकल्टी क्या है, वृत्ति। वृत्ति से बड़ी फैकल्टी क्या है, चित्त। चित्त से बड़ी फैकल्टी क्या है, बुद्धि। बुद्धि से बड़ी फैकल्टी क्या है। तो कायदे में कहानी कहां से चलनी चाहिए, ऊपर से नीचे कि नीचे से ऊपर। आत्मा की बात बुद्धि माने, बुद्धि की बात चित्त माने, चित्त की बात वृत्ति माने, वृत्ति की बात मन माने, और मन की बात कायदा क्या कहता है, यही कहता है। लेकिन हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि शरीर की इच्छा, शरीर से संवेदनाएं लेकर मन क्या कर रहा है, शरीर से पूरा करना। शरीर से कैसे पूरा होगा, इसी में वृत्ति विचार कर रही है, और शरीर से कैसे पूरा होगा, इसी में चित्त इच्छा कर रहा है। और बुद्धि, जिसको आप बुद्धि बोल रहे हो, वो बुद्धि नहीं जो हम लोग बोलते हैं, वो बुद्धि बिल्कुल ही अलग चीज है। ये बुद्धि कुछ और बोला जा रहा है। बुद्धि चुप रहती है, बुद्धि चुप रहती है, बुद्धि एक्टिव ही नहीं है। बुद्धि चुप रहती है, बुद्धि एक्टिव ही नहीं है, तो बुद्धि से ऊपर कहानी बढ़ती नहीं है, आत्मा तक कहानी बढ़ती नहीं। यहां से ऊपर कहानी हमारी बढ़ती नहीं है, क्योंकि बुद्धि एक ऐसी फैकल्टी है, आगे हम लोग इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। बुद्धि में कोई गलत चीज जाती नहीं, अंदर से आपके एक आवाज आती ही है, अंदर से आवाज आती ही है। बुद्धि चुप है, बुद्धि के पास सही की जानकारी नहीं है, गलत आपको हल्के हल्के बताती रहती है। सही की जानकारी नहीं है, गलत आपको हल्के हल्के सूचना देती रहती है, बेचारी चुप बैठी हुई है। अब देखो फिर से समझो, मैं पैदा हुआ, शरीर के साथ मेरा तदाकार था, सबने मुझे क्या बोला, शरीर बोला, तो मैंने क्या किया, शरीर माना। शरीर माना तो मैंने क्या, मेरे पास सुख पाने की इच्छा है ही है। सुख पाने की इच्छा में मेरे पास मॉडल क्या है, शरीर है। शरीर का जब मॉडल है तो मैं क्या करूंगा, शरीर से कुछ पाऊंगा। तो मेरा मन क्या करेगा, इच्छा कहां, सुख कहां से, आशा कहां से, शरीर से। विचार कहां से, शरीर से। चित्त कहां से, शरीर से।
ऐसे में शरीर के स्तर पर क्या बना रहता है? बनी ही है। कितना भी खाना खा लो अतृप्ति बनी ही है, कितनी भी मूवी देख लो अतृप्ति बनी ही है, कितना भी कुछ काम कर लो अतृप्ति बनी ही है, क्योंकि ये अतृप्ति नहीं है, ये मेरे जीवन के पूर्ण ना होने का संकेत है, संकेत है, सूचना है, अव्यवस्था की सूचना है। मन के स्तर पर दुख होता है, वृत्ति के स्तर पर अशांति होती है, चित्त के स्तर पर असंतोष होता है, और बुद्धि तो आपकी चुप ही है, बुद्धि तो आपकी चुप ही है, वो तो खाली बैठी है। अब अस्तित्व नियम स्वरूप का मतलब क्या है? ये बिल्कुल प्राइमरी की क्लास है। ब्रेन आपने लिखा था। हाँ, तो ब्रेन क्या है? ब्रेन मन और शरीर के बीच में है, मन और शरीर के बीच में है। ब्रेन का केवल एक ही फंक्शन है, ऊपर से जो डिसीजन हो रहे हैं उसको परफॉर्म करा दे। जैसे कोऑर्डिनेटर का क्या काम है? कोऑर्डिनेटर का काम है मैनेजमेंट, और इनके बीच में आप कोऑर्डिनेटर को आप क्या मान लो? ब्रेन मान लो। तो कोऑर्डिनेटर के बिना कुछ नहीं चलेगा, कोऑर्डिनेटर के बिना कुछ भी नहीं चलेगा। लेकिन कोऑर्डिनेटर क्या करेगा? कोऑर्डिनेटर वो करेगा जो पीछे से योजनाएं आ रही होंगी। तो पीछे से योजनाएं आ रही मतलब मैनेजमेंट को क्या मान लो? जीवन मान लो। और कोऑर्डिनेटर कौन हो गया? ब्रेन हो गया। और ये पूरे क्या हो गए? शरीर हो गए। तो कहने का मतलब है कोऑर्डिनेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बिना जीवन के किसी काम का नहीं। अब क्या हुआ? कोऑर्डिनेटर ने अपने आप को क्या मान लिया? कोऑर्डिनेटर अपने आप को क्या मान लिया? कि यही है हम, ऊपर को भूल गए, और ऊपर वाला बैठा हुआ है। अब ये इनके आधार पर निर्णय ले रहे हैं, तो बात गड़बड़ हो रही है। फिर तो ये 20 लोग हैं, जब 20 लोग हैं तो कितने निर्णय होंगे? हजारों तरीके के निर्णय होंगे। हजारों तरीके के निर्णय होंगे तो विवाद होगा कि एकता होगी? विवाद होगा। नियम स्वरूप का मतलब क्या? बहुत ध्यान से समझना। नियम स्वरूप का मतलब शरीर है, शरीर है, शरीर के ऊपर मन है, मन के ऊपर वृत्ति है, वृत्ति के ऊपर चित्त है, चित्त के ऊपर बुद्धि है, बुद्धि के ऊपर आत्मा है। अब शुरू कहां से होता है? आत्मा अस्तित्व का अनुभव करती है। जो आप बोले थे अनुभव नहीं, हर फैकल्टी का अपना काम है। अनुभव मन की ताकत नहीं है जो कर ले, मन की ताकत नहीं है जो अनुभव कर ले, वृत्ति की ताकत नहीं है जो अनुभव कर ले, चित्त की ताकत नहीं है जो अनुभव कर ले, आंख की ताकत नहीं है कि वो सुन ले, कान की ताकत नहीं है वो देख ले, मुंह की ताकत नहीं है कि महसूस कर ले। तो आत्मा की ताकत क्या होती है? किसका अनुभव करती है? अस्तित्व का। आगे समझेंगे। हाँ, वो संवेदना है। हाँ, वो अनुभव इसको हो रहा है, मन को हो रहा है। मन ही आशा, मन के अंदर दो क्रियाएं होती हैं, एक आस्वादन, एक चयन। आगे हम लोग सीखेंगे। मन के अंदर दो क्रियाएं होती हैं, आस्वादन और चयन। आस्वादन चयन करता है आस्वादन की अपेक्षा में, और चयन करने के बाद आस्वादन करता है, तो वो हम लोग समझेंगे वो मन को होता है, वो केवल मन के स्तर पर होता है। अस्तित्व का वो हम लोग आगे समझेंगे, आगे समझेंगे। इसको अभी सूचना के रूप में स्वीकार रख लेते हैं। केवल आत्मा क्या करती है? अस्तित्व का अनुभव करती है। बुद्धि में अस्तित्व के नियम आते हैं, बुद्धि में अस्तित्व के नियम स्थापित होते हैं। आत्मा का काम है अनुभव करना, और बुद्धि का काम क्या है? बुद्धि का काम क्या है? अस्तित्व के नियम को स्थापित करना। अब चित्त का काम इच्छा ही करना है, लेकिन अब इच्छा कैसी होती है? अस्तित्व सहज इच्छा होती है। इच्छा कैसी होती है? अस्तित्व सहज होती है। ये सीधा हो जाता है, इधर से उल्टा हो जाता है। अस्तित्व सहज इच्छा होती है। वृत्ति कैसी होती है? अस्तित्व सहज इच्छा के लिए विचार होते हैं। मन अस्तित्व सहज इच्छा के लिए जो विचार हुए होते हैं उसके अनुरूप निर्णय होता है, और शरीर से कार्य व्यवहार होता है। ऐसे में शरीर के स्तर पर तृप्ति होती है, मन के स्तर पर सुख होता है, वृत्ति के स्तर पर शांति होती है, चित्त के स्तर पर संतोष होता है, बुद्धि के स्तर पर आनंद होता है, आत्मा के स्तर पर परमानंद होता है। ये मेरा आइलैंड है एग्जिस्टिंग, ये मेरा डिजायर्ड आइलैंड है। अब नियम यही है, माने ना माने, जाने ना जाने, ग्रेविटी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ना मानो, आप जाओ नवी मंजिल से कूद जाओ, फर्क किसको पड़ेगा? ग्रेविटी को कि हमको ही पड़ेगा। तो हमें अपनी ताकत किस लिए लगानी है? इसको समझने के लिए। जो हम लोग आगे जो भी 10 दिन 12 दिन और हमारे पास है, इसको हम इतनी डिटेल में समझेंगे, आपको इतना मजा आने वाला है कि आप देख पाएंगे। अभी तक ये तो सब रहस्य में था, सब रहस्य में था।
आत्मा रहस्य, वृत्ति रहस्य। इसमें हो सकता है 2-3 नाम ना सुने हो आपने सही से, सब रहस्य में था। तो सोचो अपने ही नाम नहीं सुने, ठीक है। अब एक ये पीपीटी दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर भी लेना चाहे तो ले लें, फोटो खींचना चाहे खींच लें, कोई बात नहीं। हाँ आराम से, बहुत आराम से। चलिए आगे, नोट कर लिया। अब एक ऐसी चीज हम लोग लेके आ रहे हैं जिसमें मजा आ जाएगा आपको। हमने कहा पहली चीज भाव विचार स्थिर। क्या बोला? भाव विचार स्थिर। अब हम बोले आपसे कि भाव विचार स्थिर करने कि नहीं करने, हाँ या ना? करने। अच्छा, मैं बोलूं मेनोमोनिया, क्या बोलूं? मेनोमोनिया लेनी है कि नहीं लेनी? ये क्या है? तो भाव विचार पता है क्या है? तो नहीं पूछा भाव विचार क्या है। देखो पहले मैंने कहा भाव विचार स्थिर करने के, हाँ स्थिर करने। मेनोमोनिया चाहिए? नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? पता ही नहीं। तो भाव विचार पता होंगे तो बताओ क्या है भाई। जिसको स्थिर करना वो पता होगा। हवा टिड़िंग टिड़िंग को स्थिर करना है। हाँ बताओ भाई, भाव क्या है, विचार क्या है? मेरी बोतल पानी की नहीं है, आपकी पी सकते हैं? पानी है इसमें, दे दे, थैंक यू। हाँ बताओ भाई, भाव क्या है, विचार क्या है? वो शायद मेरे ऑफिस में रखी थी, वहीं रह गई होगी, या हो सकता है गाड़ी में पहुंच गई होगी, ऑफिस में होगी नहीं अब। हाँ बताओ भाई, भाव क्या है, विचार क्या है? और दोनों में कोई अंतर है कि दोनों एक ही चीज है? अभी कहा वृत्ति विचार करती, वृत्ति विचार करती, तो विचार करती तो इतने ऐसे स्वीकार किया, ऐसा लगता है विचार पता ही हो। स्वीकार कर लिया कि नहीं कर लिया? हाँ विचार तो पता ही है। पता ही है कि सुना है? बताओ भाई विचार क्या है? सोचना विचार करना है। ये क्या लग रहा है, पर्यायवाची है कि मतलब ये उसका मतलब अर्थ है? हाँ तो आप लोग तो पर्यायवाची में बात अब करते नहीं, क्लास में भी ध्यान रखना, अब पर्यायवाची में बात ना करना। हाँ बताओ भाई विचार क्या है? विचार अच्छे रखो, विचार अच्छे रखो। अब क्या मेनोमेनिया अच्छी रखो, तो कभी नहीं पूछा। विचार अच्छे रखो में कभी नहीं पूछा विचार क्या होता है, और मेनोमेनिया अच्छी रखो तो तुरंत पूछोगे मेनोमेनिया क्या। बताओ भाई, भाव क्या है, विचार क्या है? सोचो सोचो। हाँ सोचने की समझ, किसी चीज को जानने की समझ। ठीक है ओके। तो भाव क्या है? ऐसे दोनों एक चीज है कि अलग है? अलग है। तो भाव क्या है बताओ? फीलिंग तो नहीं बोलोगे अब, जितना तो पक्का बता है। आप ही विचार से बताओ भाई, भाव क्या है, विचार क्या है? विचार भाव, अच्छा भाव आचरण से रिलेटेड नहीं है? किसी का भाव अगर गड़बड़, ठीक है, और भाव, ठीक है बताओ भाई, भाव क्या है, विचार क्या है? देखो मतलब गलती तो बताओ, इससे ज्यादा क्या ही हो सकता है? हमने भी खूब गलत बताया था। अनुभूत में जो आ रहा है वो भाव है। और विचार? विचार इसके बाद आएगा। विचार इसके बाद आएगा। तो विचार से भाव नहीं आते। आप कह रहे हैं भाव से विचार, तो विचार से भाव नहीं है। विचार से भाव आ सकते हैं, विचार से भाव बदल सकते हैं। हाँ तो फिर मतलब क्या क्या अंतर है दोनों? वैसे ही दोनों विकास वाली बात है। राम का घर श्याम के घर के सामने, आशय के ज्यादा भाव है, और भाव के ज्यादा जो दिख रहा है वो भाव दिख रहा है। अच्छा, और आचरण नहीं दिख रहा है? आचरण नहीं दिख रहा है, और भाव की वजह से आचरण नहीं दिख रहा है। मेरा भाव गुस्से का है तो आचरण दिखने लग गया आपको, कि भाव की वजह से आचरण दिख रहा है? हो सकता है, क्या ही हो ही सकता है। भाव विचार, सर भाव विचार शब्द से अगर हम उसका अर्थ निकालते हैं तो भाव बना है भू धातु से, इसका मतलब होता है होना। भाव स्वतः को या अपने आप से होना, माने कोई कविता पढ़ी तो उससे जो समझ में आई तो वो भाव। और विचार जो है वो चर धातु से बना है, चर धातु में भी उपसर्ग लगा है, इसलिए उसका अर्थ हुआ विशेष रूप से मन जो चलता है, मन हम जो सोचते हैं, विचार करना, उसी को भेटे मतलब
किसी चीज के बारे में हम कविता है तो कविता का तो अभी अगर भाव किसी को समझाना हो तो क्या बताओगे? भाव किसी को बताना हो तो क्या बताओगे? भाव मतलब क्या? भाव का मतलब यही कि किसी माने विषय से कोई भी कविता या कोई दृश्य या कोई जो इंद्रियों के विषय है विचार का या हम मन से जिन चीजों का चिंतन बोल के कैसा लग रहा है? बोल के कैसा लग रहा है? खालीपन जैसा लग रहा है, भरापन जैसा लग रहा है? तो हम बोलते तो हमको खुद ही समझ में आता है कि मेरे बोलने में मैं कितना श्योर लग रहा हूं। क्या लग रहा है आपको? डिलेमा लग रहा है या श्योर लग रहा है? बोलने में डिलेमा जैसा लग रहा है या श्योर जैसा आ रहा है अंदर से? हाँ, असमंजस। ठीक है, चलो कर लेते हैं। भाव का मतलब क्या होता है? काफी हद तक आप ठीक हैं। भाव का मतलब क्या होता है उसको पूरा कर लेते हैं। भाव का मतलब है, भाव का मतलब क्या है? भाव का मतलब होता है होना, होने की स्वीकृति। भाव का मतलब क्या है? भाव का मतलब क्या है? इसको फिर एक्सप्लेन कर लेते हैं। भाव का मतलब क्या है? कोई चीज है, अस्तित्व में कोई चीज, ये तो हम लोग पहले दिन से बात कर रहे हैं। अस्तित्व में हर चीज है के रूप में कि नहीं के रूप में? है के ही रूप में है कोई चीज, उसको मैंने जैसा स्वीकारा है, मेरी जैसी स्वीकृति है वैसा मेरा भाव। जैसे मैं हूं, मेरी पत्नी ने मुझे पति के रूप में स्वीकारा तो उसके भाव मेरे लिए अलग है। मुझे मेरी बेटी ने मुझे पापा के रूप में स्वीकारा तो उसके लिए मेरे भाव उसके लिए अलग है। मुझे मेरी माँ ने बेटे के रूप में स्वीकारा तो मेरे उसके लिए भाव अलग है। तो जैसी जिसकी स्वीकृति, किस चीज की स्वीकृति? होने की। कोई वस्तु होने के रूप में होगी, जैसी जिसकी स्वीकृति वैसा उसका भाव। अभी हमने भाव का मतलब इमोशन समझा था। भाव का मतलब इमोशन समझा था। इमोशन बिल्कुल अलग चीज है, उसको हम लोग डिटेल में समझेंगे कि इमोशन का मतलब क्या होता है। भाव का मतलब समझिए, जब हम बोलते हैं मेरे भाव स्थिर नहीं है, भाव स्थिर नहीं है का मतलब क्या हुआ? है कि समझ स्थिर नहीं। भाव स्थिर नहीं है मतलब क्या हुआ? है कि समझ स्थिर नहीं है। मेरे लिए एक है ही बार बार बदल रहा है, इसलिए उसको लेकर के मेरे भाव बार बार बदल रहे हैं। जैसे आज मैंने बोला ज्योति मैम बहुत अच्छी है, तो मेरे लिए है क्या है? ज्योति मैम बहुत अच्छी। 2 दिन के बाद जो है तान्या मैम आई, उन्होंने मुझे कान में कोई बात बताई, ठीक। अब मेरा है बदला। मेरा क्या बदला? है की स्वीकृति बदली। ज्योति मैम वैसी है नहीं। हाँ, जैसे ही बताया तब तक पारुल मैम आ गई, उन्होंने कान में आकर 2 बातें और बोली। अब मेरा है और बदला। अच्छा ज्योति मैम ठीक बात, ऐसी हैं। मेरे हैं कितनी बार बदल रहे हैं? दिन में 1000 बार। एक ही चीज को लेकर के मेरी स्वीकृति दिन में 500 बार बदल रही है। तो इसका मतलब भाव स्थिर का मतलब क्या होगा? अस्तित्व में जो वस्तु जैसी है, अगर मुझे वो वस्तु वैसी ही समझ में आ जाए तो मेरा भाव कभी बदलेगा? पानी को लेकर मेरा भाव कभी बदलता है? कभी ऐसा लगता है कि आज पिएंगे तो प्यास बुझेगी, कल पिएंगे तो नहीं बुझेगी? नहीं बदलता। कार को लेकर मेरा भाव बदलता है, पंखे को लेकर मेरा भाव बदलता है, चेयर को लेकर मेरा भाव बदलता है। जिस चीज को हमने अस्तित्व में जैसा है वैसा जाना, वहां पर भाव नहीं बदलता, कभी नहीं बदलता। मेरे भाव बदलने का मतलब क्या हुआ? क्या बदला? मेरी स्वीकृति बदली। कभी कभी लोग पूरी पूरी जिंदगी एक ही भाव में रह के चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि है को जैसा स्वीकारा होता है, उनके लिए पूरी जिंदगी वैसा ही है बना रहता है। फिर अगली मतलब हम लोग बाद में बताते हैं कि यार वो तो है अलग था, मेरे भाव बदल जाते हैं। अगर वो जिंदा होता तो उसके भी बदल जाते। तो मतलब क्या हुआ? भाव सदैव सदैव स्थिर कैसे हो सकते हैं? जब अस्तित्व की मुझे चीज जैसी है वैसे पता चल जाए। ठीक है, बात समझ आती? तो भाव का मतलब क्या? अगर मुझे ये पता चल जाए कि मोबाइल कैसा है तो मेरा भाव कभी बदलेगा? नहीं बदलेगा। इसीलिए मोबाइल को लेकर के मेरी अपेक्षाएं मोबाइल से कभी नहीं टूटती। क्यों नहीं टूटती? पत्नी से टूट जाती, क्योंकि पत्नी की है की स्वीकृति
कुछ अलग थी और निकल के कुछ अलग आई। अब अमन सर की है की स्वीकृति क्या थी मेरी, कि अमन सर से मैं कहूंगा और अमन सर एक गिलास पानी ले आएंगे, ये अमन सर से है की स्वीकृति थी। और मैंने कहा अमन सर एक गिलास पानी ले आओ, और अमन सर एक गिलास पानी नहीं लाए, मेरी है की स्वीकृति चली गई, मेरे भाव बदल गए। मेरी है की स्वीकृति क्या थी, मेरी है की स्वीकृति थी कि मेरे मोबाइल में अगर बैटरी कम होगी तो आदर्श सर चार्जर ले आएंगे, आदर्श सर चार्जर ले आए, तो मेरी है की स्वीकृति बरकरार, कोई भाव नहीं बदल रहा है। अवधारणा पे आधारित का मतलब क्या हुआ, अवधारणा का मतलब क्या हुआ, मेरी अपनी धारणा हो गई। ठीक, विचार का मतलब क्या, नहीं भाव को कोई विचार प्रभावित नहीं कर सकता, भाव कैसे को प्रभावित कर देगा। हाँ, कोई कहे आपसे, कोई आपसे कहे आकर के कि यार तुम्हारा जो मोबाइल है ये मोबाइल नहीं है, पता है तुमको, ये सांप है, अब करे प्रभावित कोई मैं बता तो रहा हूं आपको कि आप मोबाइल को क्या मानते हैं, मोबाइल मानते हैं ना, आप मोबाइल को मोबाइल मानते हैं और कृष्ण को भगवान मानते हैं, मोबाइल को मोबाइल मानते हैं और कृष्ण को भगवान मानते हैं, मानने के रूप में तो एक ही चीज हो गई। ठीक, मैंने आपसे बोला कि मोबाइल नहीं है सांप है, आपको कोई दिक्कत हुई हो तो बताओ, मैं क्या पूछ रहा हूं, नहीं हुई। और मैंने कहा कृष्ण भगवान नहीं है तो दिक्कत हो गई, क्यों, क्योंकि तुरंत आपका है बदल गया। और जब है मानने के रूप में आता है, जानने के रूप में नहीं आता है, तो इस बात से ही वो पक्का होता है कि कितने लोग वैसा मानते हैं। बात समझ में आ रही। अगर मैं इसको बॉटल नहीं, मैं इसको कद्दू मान लूं, ठीक, मैं इसको कद्दू मान लूं, तो मेरा मानना केवल इस बात पे होगा कि कितने लोग इसको कद्दू बोलेंगे। तो जितने लोग इसको कद्दू बोलेंगे मेरा मानना बढ़ेगा, और मैं ऐसे लोग हमेशा अपनी टीम को बड़ा करेंगे, और कितनी बड़ी टीम हो जाए मेरी, कितने लोग बोले इसको कद्दू, और एक ने भी अगर कद्दू नहीं बोतल मार दिया तो उसको मारने के लिए खड़े हैं कि तुमने इसको, हाँ जो भी हो कोई दिक्कत नहीं होती। अब देखो भाई जो चीज मुझे पता है नियम के रूप में, मुझे कोई समस्या नहीं होती कि पड़ोसी करेंगे कि नहीं करेंगे। मुझे पता चल जाए कि मेरी गर्दन में प्रॉब्लम है और तकिया लगाने से वो आती, अब बताओ मैं पूरे मोहल्ले में इंतजार करूंगा कि तकिया हट जाए, मैं इंतजार करूंगा मेरी पत्नी तकिया पहले हटा दे, मेरा बेटा पहले हटा दे। तो जो चीज मुझे पता होती है उसके रूप में मेरा है का स्वरूप होता है, वहां पर मेरे भाव नहीं बदलते, किसी से मैं प्रभावित नहीं होता, दुनिया की किसी चीज से प्रभावित नहीं होता। अब कोई कह दे ये घड़ी नहीं है ये छड़ी है, ये घड़ी नहीं है ये छड़ी है, तो मैं उसे पागल कहूंगा कि मैं अपने विचार प्रभावित मान लूंगा, मैं उसको पागल कहूंगा कि अपने विचार प्रभावित कर लूंगा। अब मैं कहता इनने इसको घड़ी बोल दिया, मैं इनसे बात नहीं करूंगी, इसका मतलब क्या हुआ, इस प्रभावित होने का मतलब क्या हुआ, मेरा है बदल गया। और मुझे शक था मुझे अपने है पर, तो मैं कह रहा और इससे जबरदस्ती करूं, बोलो इसको, जब तक तुम नहीं बोलोगे मैं तुम्हें फांसी दे दूंगा। होता ही है। क्यों भाई हम कह रहे हैं कि तुम गीता के बारे में कोई विरोध में मत कहो, अगर मैं जानता हूं सही है तो मुझे क्या मतलब, तुम विरोध कर लो, मैं तो तुमको सही प्रूफ कर दूंगा। हाँ समझ में आती भाई। कोई कहे ये आंख नहीं है कान है, मैं प्रभावित होता हूं कि पागल बोलूंगा, प्रभावित हो रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ, है की स्वीकृति नहीं है, मेरी अवधारणा है, और अवधारणा के पीछे मुझे 50 लोगों की टीम चाहिए। तो विचार का मतलब क्या, विचार का मतलब क्या है, स्वीकृति का विश्लेषण। विचार का मतलब है का विश्लेषण। जब हम किसी है का विश्लेषण करते हैं उसको विचार कहते हैं। दोनों इंटरडिपेंडेंट हैं। भाव स्थिर तब होंगे जब विश्लेषण पूर्ण होगा, विश्लेषण पूर्ण होगा। जब तक विश्लेषण पूर्ण नहीं है तब तक विश्लेषण चल रहा है, इसलिए जब तक विचार है तब तक भाव स्थिर नहीं। विचार चल रहा है, पूर्ण हो गया, सही है, भाव स्थिर, विचार बंद। भाव स्थिर नहीं, भाव तो पहले भी था, भाव पहले अस्थिर था, अब स्थिर है। तो अभी देखो क्या हुआ, ऐसे समझो, ये पेन ठीक है कि नहीं है, ठीक है कि नहीं है, ये कब तक चलेगा, चलता ही रहेगा। तो मेरा भाव क्या होगा, अच्छा है,
बुरा है, अच्छा है बुरा है, अच्छा है बुरा। मैंने जान लिया पेन ठीक। अब विचार चलेंगे? नहीं चलेंगे। अब भाव स्थिर है। हाँ, तो इसको हमने क्या किया? अब देखो क्या हुआ। विचार स्थिर कैसे होते हैं? विचार है कि पूर्णता को समझकर। विचार स्थिर कैसे होते हैं? है कि पूर्णता को समझकर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सबके लाइफ में हुआ होगा, जब आपको जूते लेने होते हैं तो सबके पैर में क्या दिखते हैं? अपने आप जूते दिखने लग जाते हैं। टाइल अगर घर में लगवाना हो तो आपको हर ऐड टाइल का दिखेगा। सड़क की होर्डिंग में टाइल दिखने लग जाएंगे, और जैसे ही घर में टाइल लगवा लेंगे टाइल दिखना बंद हो जाएगा। होता है कि नहीं होता? लिपस्टिक लेने का मन बने, बस बन जाए, बस एक बार मन, आपको ऐड भी लिपस्टिक के दिखेंगे, आपको लिपस्टिक सबको, और जैसे ही लिपस्टिक ले आओगे वैसे उसके विचार। तो मतलब क्या हुआ? विचार का मतलब क्या है? विश्लेषण। विश्लेषण कब तक चलता है? जब तक हम पूर्णता को नहीं पाते। बात समझो बहुत ध्यान से। अब अस्तित्व में एक है चीज है, उस है चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। जब नहीं समझ पा रहे तो क्या हो रहा है? विचार चल रहे हैं। अब देखो, ये तो बात बिल्कुल सिंपल है, जब तक विचार चलेंगे तब तक शांति नहीं मिलेगी। तो हमने इस साइंस को तो नहीं समझा, और हम आधे घंटे बैठ गए विचार बंद कर दो। अब बंद करने का कोई जुगाड़ बन सकता है क्या? बन नहीं सकता। आधे घंटे बैठते हो और आधे घंटे के बाद विचार दुगनी तरीके से वापस आ जाते हैं। जो कल पूछ रहे थे वहां है, नाम नहीं लेंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ? विचार मतलब, तो विचार स्थिर और भाव स्थिर का मतलब क्या हुआ? है का पूर्ण विश्लेषण विचार स्थिर, है की पूर्ण स्वीकृति भाव स्थिर। मतलब अस्तित्व क्या है, मैं क्या हूं, करना क्या है, तीन जाने बिना भाव विचार स्थिर नहीं होते। तब भाव में क्या आती है? अभी भी आप यही अपेक्षा रखते हैं, अभी भी यही अपेक्षा रखते हैं। अपेक्षा रूप में ये बना हुआ ही है कि भाव कैसी चाहिए? निश्चित। और भाव में क्या चाहिए? एक ही भाव की निरंतरता चाहते हैं आप। चाहते कि नहीं चाहते? अगर प्रेम भाव चाहते तो प्रेम भाव की निरंतरता चाहते हैं, ये चाहते प्रेम भाव रहे नहीं रहे? जो नहीं रहता है वो उसकी कभी स्थिरता हो नहीं सकती। स्थिरता केवल जो है उसकी हो सकती। तो मतलब क्या हुआ? भाव की ही निरंतरता हो सकती है, अभाव की निरंतरता नहीं हो सकती। अभाव से लड़ा नहीं जा सकता, भाव को स्थापित किया जा सकता है। जैसे कोई चीज लेते हैं ऑनलाइन, तो रिव्यू से बहुत ध्यान देते हैं। हाँ, रिव्यू से हमारा हाँ, क्या वो मेरा विश्लेषण नहीं हो रहा होता है? तो लोगों के विश्लेषण से हम अपने भाव बनाते हैं। तो क्या वो मेरा विश्लेषण हुआ नहीं रहा होता है? लोगों ने उसको यूज किया होता है, उनका कोई विश्लेषण होता है। तो जिसके विश्लेषण ज्यादा होते हैं मैं उसको मान लेता हूं, ये ठीक है, तो मेरी उसकी स्वीकृति हो जाती है, मैं उसको परचेस कर लेता हूं। बाद में मेरा विश्लेषण अगर वैसा ही होता है तो उस चीज के लिए मेरे भाव स्थिर हो जाते हैं। मेरा विश्लेषण अगर उससे अलग हो जाता है तो मैं कहता हूं रिव्यू गलत थे। तो रिव्यू क्या है? लोगों का उस वास्तविकता का विश्लेषण है जिस लोगों के विश्लेषण से मैं अपनी स्वीकृति बना रहा हूं, इसलिए मेरे भाव स्थिर नहीं होते। मैं कहता हूं आ जाए एक बार फिर देखें, रिव्यू तो देखा है, एक बार देख लो। लेकिन जब मैं खा लेता हूं उसको, मैं यूज कर लेता हूं, मेरा अपना विश्लेषण बन जाता है, तो मेरी अपनी स्वीकृति बन जाती है, तो फिर उस चीज का मैं परमानेंट कस्टमर बन जाता हूं। अब वो चीज मैं हमेशा खरीदूंगा। अब मुझे रिव्यू देखने की जरूरत नहीं है। तो रिव्यू देखने की जरूरत कब तक पड़ती है? जब तक मेरे विश्लेषण नहीं रहे होते हैं, मेरा भाव स्थिर नहीं रहा होता है। जैसे ही मेरा भाव स्थिर हो जाता है, मुझे किसी और के विश्लेषण की जरूरत नहीं पड़ती। अब मैं तकिया लगाऊंगा तो निरपेक्षता में लगाऊंगा, नहीं लगाऊंगा तो निरपेक्षता में लगाऊंगा। मेरा विश्लेषण पूर्ण है। और जब तक मेरा विश्लेषण पूर्ण नहीं है तो कितने लोग तकिया लगाते हैं, कौन कौन तकिया लगाता है, कैसे कैसे तकिया लगाई जाती है। तो सापेक्षता और निरपेक्षता कैसे आती है? सापेक्षता मतलब मेरा विश्लेषण पूर्ण नहीं है तो मैं और लोगों के विश्लेषण के आधार पर अपने विश्लेषण को वैलिडेट कर रहा हूं। मेरा विश्लेषण करने का जो क्राइटेरिया है वो कहीं भी होना चाहिए। मैं यहाँ पर विश्लेषण कर पा रहा हूं। विश्लेषण पूर्ण ही होगा, तभी पूर्ण होगा। पूर्ण विश्लेषण मतलब अस्तित्व क्या है, करना क्या है। ये मोबाइल की जानकारी थोड़ी सी है, वो वहां तक मैं बात समझ पाया तो वो मेरे लिए हो गया। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। उसके ऊपर की नहीं है आपको, तो उसके ऊपर के नहीं है तो उसके ऊपर आप किसी और के विश्लेषण पे है ना, किसी और के विश्लेषण पे आप डिपेंडेंट है। हाँ, तो अभी हमको ये तो समझ में आया ना, भाव विचार अस्थिर स्थिर कैसे हो रहे हैं, ये तो नियम समझ में आ गया। अब इसके लिए करना क्या है वो हम लोग देख लेंगे। नियम रूप में हमको ये समझ में आ गया। आज तक हमको समझ ही नहीं आता था मेरे भाव क्या है, विचार क्या है।
आज तक हमको ये समझ ही नहीं है भाव स्थिर होते क्यों नहीं। और उसके लिए हमने क्या किया, आधे घंटे सुबह की दवा किया कि नहीं किया। मंदिर में गए, भैया होने तो हो गए होते, मैं नहीं कह रहा मंदिर में जाना गलत है, मंदिर में जाने से बहुत सी अच्छी घटनाएं होती, कभी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन मंदिर में जाने से ये नहीं होता। वो क्या होता है, क्या होता है, मनोरंजन। कोई शराब के ठेके में जाता है गम भुलाने को, तो कोई मंदिर चला जाता है गम भुलाने को। होता है ठीक तो नहीं होता। तो शराब पी के उससे ज्यादा मिलती है, क्या बात कर रहे हो आप, पी के देखो एक बार, जिसने पी उससे पूछो, बताओ सर। मंदिर जाके ज्यादा मिलती है कि लगा के ज्यादा मिलती है? अरे पूछो भाई साहब एक बार मधुशाला जाने वालों से, क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो। फिर ये भी तो कहते हैं भगवान का नशा है। क्यों कहते भाई नशा, क्यों कहते? क्योंकि वहां पर जाकर के हम कुछ भूल जाते हैं। मंदिर में जाके अच्छा होता है कि अच्छा लगता है? मंदिर में लौट के आओ तो घर वैसे ही मिलता है कि कुछ बदला मिलता है? वैसे ही मिलता है भाई साहब। फिर पाकिस्तान होके चले आओ, स्विट्जरलैंड होके चले आओ, या मंदिर होके चले, जब मेरा जीवन ही पूजामय हो जाएगा, पूजा आधे घंटे नहीं होती, मंदिर आधे घंटा नहीं होता, जब मेरा मन ही मंदिर हो जाएगा, मेरा जीवन ही पूजामय हो जाएगा, तब बात होगी। या आधे घंटे की कोई दवा थोड़ी ना है, आधे घंटे की दवा ले ली तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं मंदिर गलत है, मैं बोल रहा हूं मंदिर की जो मेरी मान्यता है वो गलत है। मंदिर को जैसे मेरा मान रखा है वो गलत है। मंदिर क्या है उसको हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, और मंदिर जब पता चलेगा तो आपको लगेगा ये मंदिर था, मैं अभी तक कहां जाता था, गए थे ना। हाँ जब उतरेगी तब पता चलेगा। अब पता क्या है, इनकी तो तब भी उतर जाती है, इनकी तब भी उतर जाती है, कभी कभी फंक्शन में चढ़ती है, किसी किसी तो चढ़ी ही रहती है, तो करे बेचारा क्या करे, देख ही नहीं पा रहा उतार के। अरे मजाक की बात थी, मतलब ये सब मैं मजाक कर रहा हूं। हाँ ऐसे 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 मजाक कर रहा हूं, ये समझ में। नहीं मुझे पता है आपको छोले भटूरे पसंद है, इसलिए आपकी तरफ करते हैं। नहीं मतलब मेरे विश्लेषण से जो स्वीकृति हो रखी है वो ये है कि मिश्रा सर को छोला भटूरा पसंद है। अब ये मेरा है बदल जाएगा तो मेरे भाव बदल जाएंगे। नहीं खाया, अच्छा ठीक है, वो नहीं है मिश्रा सर, मान लिया। जैसे गंगेश्वर सर को वो नहीं है, वैसे आपको भी वो नहीं है। गंगेश्वर हम अगले दिन सुबह पूछते हैं इनसे, अगले दिन पूछते हैं इनसे, गंगेश्वर सर कह रहे मुझे कोई वो थोड़ी ना है, यही बोलते हैं हमेशा। ये क्या समय के हिसाब से भाव बदल जाएंगे? अगर है तो कभी नहीं बदलेगा, पानी को लेकर के, क्योंकि अस्तित्व में जो है वो कभी बदलता नहीं। अस्तित्व में जो है वो तो है, बदलता नहीं है, नियम तो एक ही। तो अगर समय से बदल रहा है इसका मतलब समय से मेरी पहचान बदल रही है। जैसे हुआ ही है, एटम के मॉडल की हम बात कर ही रहे, 6 मॉडल निकल के आए। अब एटम को लेकर के कैसे पता चलेगा मेरी समझ पूर्ण हो गई? अब उस पर कोई क्वेश्चन नहीं, जितने क्वेश्चन, जैसे मैं आपसे क्या कह रहा हूं, जब मैं यहां पर लेके आ रहा हूं तो क्या कह रहा हूं, जितने क्वेश्चन पूछने उतने क्वेश्चन पूछ लो। ये अलग बात है कोई क्वेश्चन मैं बोलूंगा थोड़ी देर के बाद पूछ लेना, जैसे अपने अनुभव पे पूछा तो मैंने कहा बस डिले कर लो, कैंसिल मत करो, डिले कर लो। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको कंटेंट जब होगा तो सारे क्वेश्चन के उत्तर होंगे। कोई व्यक्ति है या कोई चीज है, हमें इस समय ऐसी एक स्टेप पे लग रही है और हमारा कुछ हिसाब से भाव बन गया, बस आज से 10 साल बाद ये इसमें भी चेंज आएगा तो हमारे भाव बदल जाएंगे। तो भाव सही कौन सा होगा? ठीक बात है। इसकी क्या गारंटी है कि जो हम लास्ट जाएंगे वही हमारा भाव सही है? इस क्वेश्चन को अभी थोड़ा सा बना के रखिए, क्योंकि इस क्वेश्चंस में हम क्या आ रहे हैं, हम इन स्थूल चीजों पे आ रहे हैं जिनका रूप परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं, एक वास्तविकता वही है, रूप परिवर्तन को हम वास्तविकता माने ले रहे हैं। बात समझिएगा, जब मैं वास्तविकता की बात कर रहा हूं तो मैं प्रकृति के नियम की बात कर रहा हूं। इसका जब रूप बदलेगा तो वो भी किसी प्रकृति के नियम से ही बदलेगा जो आज भी है। ठीक समझ में आ रही है? तो मैं रूप को या घटना को स्वीकार कब नहीं कर पाता हूं, जब मैं नियम को स्वीकार नहीं कर पाता हूं। जैसे मुझे अभी ही पता है कि आज से 20 साल के बाद, मुझे अभी ही पता है कि आज से 20 साल के बाद आपके दांत टूटेंगे, पता है कि नहीं पता है?
तो क्या मेरे भाव बदलेंगे आपके प्रति? नहीं बदलेंगे। क्यों मेरे स्थिर रहेंगे? क्योंकि मुझे नियम स्वरूप में पता है कि जैसे जैसे ये चीज बदलेगी वैसे वैसे उसके अंदर परिवर्तन आएंगे। तो हाँ, अगर आपके नाट नहीं टूटे तो वो भी तो किसी नियम से ही नहीं टूटेंगे ना, वो भी तो किसी नियम से ही नहीं टूटेंगे ना। भाव क्यों बदलेगा? भाव क्यों बदलेगा? मेरा भाव क्या है? मेरा भाव है कि ये नियम होता है तो दांत टूट जाते हैं, और ये नियम नहीं होता है तो दांत नहीं टूटते हैं। तो अगर नियम की जानकारी है, अगर नियम की जानकारी है तो नहीं होगा, और अगर मुझे नियम की जानकारी नहीं, केवल परंपरा है, तो 80 साल में टूट जाने चाहिए। तो हो सकता है कोई परंपरा ऐसी भी हो कि 80 साल में किसी के दांत ना टूटे तो निकाल दिए जाए, ये तो गलत हो गया। पता नहीं कैसी कैसी तो परंपराएं हैं, पता नहीं किसी देश में हो परंपरा ऐसी कि 80 साल और 1 महीने में ना टूटे तो दांत निकाल दो। हो ही सकती है, ऐसी है ही है। तो अभी ना इस क्वेश्चन को बना के रखिए, ये क्वेश्चन को मैं खत्म करने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब हम लोग अस्तित्व की बात करेंगे तो हम लोग समझ पाएंगे कि एक्चुअली हम बोलना क्या चाह रहे हैं। अभी पता है बोलना कुछ चाह रहे हैं, आप तक पहुंच कुछ और जा रहा है, क्योंकि इस स्थूल दुनिया में हर चीज डेली बदल रही है। हम डेली देख रहे चीज बदल रही है, और हम ये कैसे मान लें आज कार कैसी है कल कार कैसी है, और हम बोल रहे हैं को जान लो। तो जब हम है की बात करें तो बिल्कुल अलग बात कर रहे हैं, और वो हम क्या बात कर रहे हैं वो 2-3 चैप्टर के बाद आके बात खुल जाएगी। हाँ, उसको बस केवल स्वीकार के में रख लीजिए कि कुछ है की बात हो रही है, कैसी होगी तीसरे चैप्टर तक क्लियर हो जाएगी। तो ये बात समझ में आई? कभी अगर ऐसा हुआ कि कोई व्यक्ति आप बहुत गुस्से में आपने बताया और आप समझ जाएंगे गुस्से में तो व्यक्ति के साथ मिला है ऑफिस में, तो आधे घंटे बाद आया तो आपको मतलब तो ऐसा तो होता ही है, हम देखते ही हैं। हम यूजुअली ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि हमको पता ही है गुस्सा नहीं है, तो वो गुस्से में भी आता है तो हम उसको कोई आधे घंटे नहीं बुलाते, उससे कहते हैं बैठो और बताओ क्या हाल चाल है। गुस्सा शांत का मतलब क्या है? उसकी तीव्रता शांत हो गई, गुस्सा नहीं शांत हुई, तीव्रता शांत हो गई। तीव्रता शांत हुई क्या? जितनी तेजी से इस समय वो विचार कर रहा है या उसके ऊपर जितना इंपैक्ट लग रहा है, उसने उस इंपैक्ट को स्वीकार कर लिया। जैसे मेरा हाथ टूटा तो तुरंत मुझे बहुत दर्द हुआ, मुझे बहुत दुख हुआ, बाद में जाकर के उस टूटे हाथ को मैंने स्वीकार कर लिया, समझौता कर लिया उसके साथ। ठीक है, तो अभी भी वो व्यक्ति को आपने थप्पड़ मारा, और थप्पड़ मारने के बाद आपसे बहुत गुस्सा था, आधे घंटे के बाद वो शांत हो गया और आपसे बात करने लग गया, तो उसने समझौता कर लिया उस घटना से। आज भी उसको ये स्वीकार नहीं कि अब दोबारा थप्पड़ मार दो। बात समझ में आ रही? हो गया तो हो गया, तो उसको समझौता बोलेंगे, वो समझौता करके आ गया आपके पास, अब आप उससे कुछ बात कर सकते हो। तो यहां पर बात क्या निकल के आई? विचार में क्या चाहिए? निर्विरोधिता कब होगी? कब होगी? जब मेरा विचार का पूर्ण विश्लेषण होगा, वरना क्या होगा? ये है वो नहीं है, पसंद आएगी नहीं पसंद आएगी। तो विचार हमेशा कैसे चाहिए? हमको निर्विरोधी चाहिए। और विचार में क्या चाहिए? और समाधान बराबर। तो सुख एक वैचारिक तथ्य है, सुख एक अभी भी यही है, कार सुख है कि कार मिलने के बाद विचार में सुख है, करेक्ट। और जैसे ही दूसरा विचार आता है तो दुख में बदल जाता है। तो विचारों में दुख है कि विचारों में निर्विरोधता ना होना दुख है? तो निर्विरोधिता कब होगी? जब पूर्ण विश्लेषण होगा। यहां तक बात क्लियर है? फिर हमने बात की थी हमारे पास कितने प्रश्न हैं, तो हमने देखा ही था हमारे पास 2 ही प्रश्न है, कैसे जीना क्यों जीना। थोड़ा तेज तेज चलेंगे। हमको ये बात नजर में आई कि मानव कौन है? क्रियाशील है। क्रियाशील है तो अधिक सुख, कम दुख और अधिक दुख के बीच में से ही वो कुछ चुनेगा, और इसके पास कोई अधिकार नहीं, वो यही काम कर सकता है, वो कुछ कर ही नहीं सकता, इतना ही करेगा। यहां से बात निकल के आई या तो अधिक सुख चुनेगा या वो कम दुख चुनेगा। यहां से बात निकल के आई हम हर मानव केवल और केवल अपने सुख के लिए काम करता है, और वो किसी के लिए कुछ नहीं करता। आज तक मानव ने किसी के लिए कोई काम नहीं किया। त्याग जैसी कोई चीज अस्तित्व में है नहीं, ये कल अधूरी रह गई थी। त्याग जैसी कोई चीज नहीं है, अनावश्यक छूट जाता है। क्या बोला? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। त्याग जैसी कोई चीज नहीं है, अनावश्यक छूट जाता है। अब सेना पे कोई जवान खड़ा हुआ है और उसने गोली खा ली, क्या वो त्याग है? वो त्याग नहीं है। व्यवस्था में उसने अपने आप को माना, व्यवस्था में उसने अपने सुख को माना, और उस समय उसने अपने प्राणों से ज्यादा देश की सुरक्षा को इंपॉर्टेंट माना। तो इंपॉर्टेंट के सामने जो नहीं इंपॉर्टेंट था वो छूट गया। तो ये सेल्फिश माना जाएगा? किसको? जो अपने लिए करते हैं लोग। नहीं, अपने लिए देखो अब क्या हुआ, ये माना जाएगा कि अपने लिए सेल्फिश का मतलब क्या हुआ? मैं किसी व्यवस्था का अपने आप को हिस्सा ही नहीं मानता, ये सेल्फिश नहीं होगा। अब इससे और ऊपर की बात होगी, कम से कम अपने में तो व्यवस्था का हिस्सा मानते हैं।
इससे और कम सेल्फिशनेस क्या हुई, हम एक परिवार को व्यवस्था मानते हैं। और कम सेल्फिश और पूर्ण अनसेल्फिशनेस क्या हुई, पूरे अस्तित्व को अपना परिवार मानते हैं। अभी भी जिसने अपनी जान त्यागी थी वो पाकिस्तान को तो अपना व्यवस्था नहीं मान रहा था, तो अगर उनकी तरफ से देखोगे तो संवेदनहीनता ही कर रहा था, वो बढ़ता चला जाएगा। अब 100 का पूर्ण स्तर क्या हुआ, पूरी व्यवस्था को, और जितने भी महापुरुष आज तक हुए हैं उन्होंने यही करने की कोशिश की, चाहे वो गांधी जी हो, बुद्ध हो, यही कहते ही हैं महापुरुष किसी एक देश का नहीं, गांधी किसी एक देश के, कृष्ण किसी एक देश के, अल्लाह किसी एक देश के, मोहम्मद साहब किसी एक देश के, वो तो संपूर्ण समाज के, उन्होंने बात ही हमेशा संपूर्ण समाज की। तो क्या बात निकल के आई, त्याग जैसी कोई चीज अस्तित्व में नहीं। गांधी जी ने कोई त्याग नहीं किया, व्यवस्था को अपना हिस्सा माना, उस व्यवस्था में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट था उसके लिए कम इंपॉर्टेंट को छोड़ दिया। ठीक है, तो त्याग जैसे, अब क्या क्या करें, त्याग जैसी कोई चीज नहीं होती, क्यों, क्या कहा जा रहा है, त्याग जैसे ही आप बोलते हो आपको अहंकार जगता है, तो उसको त्याग का नाम दे दो, दिक्कत क्या है। अगर उसको त्याग का नाम देना है दे दो, कि मैंने किसी इंपॉर्टेंट चीज के लिए किसी अनइंपॉर्टेंट चीज को छोड़ा, उसको मैं त्याग बोलता हूं, क्या ही दिक्कत है। लेकिन अभी जब मैं त्याग बोल रहा हूं तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने कम इंपॉर्टेंट चीज को चुना अधिक इंपॉर्टेंट चीज छोड़ के, ये बोल रहा हूं मैं। और फिर मैं क्या कहता हूं, मैंने मिश्रा सिर्फ तुम्हारे लिए किया, मैंने कम इंपॉर्टेंट को पकड़ा अधिक इंपॉर्टेंट को छोड़ा, ऐसा अस्तित्व में होता ही नहीं, होता ही नहीं। जिस अब अलग अलग होंगे तो अलग अलग में मानो, गलती में मानो अलग अलग होता है, सही में मानो, सिंपल सा सूत्र। तो क्या निकल के आया, फिर समझो, जब वेद सर मेरे पास आते हैं और वेद सर कहते हैं सनी सर मैंने आपके लिए त्याग किया, क्यों त्याग किया सर, मैं 6 बजे आता हूं और मैंने ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज छोड़ के आता हूं, तो क्या निकल के आता है, तब ये निकल के आता है कि मुझे अपेक्षाएं जगती, उस अपेक्षाओं में पूरी नहीं होने से प्रतिक्रियाएं जगती हैं, और वो परेशान किसे करती है, मुझे कि दूसरे को। और वास्तविकता क्या है, अगर आप 6 बजे आए हो तो निश्चित रूप से यहां पर आने से जो ना आने से जो समस्या होती वो वहां रहने से ज्यादा होती। तो आप यहां पर आए हो तो इसका मतलब क्या हुआ, व्यवस्था, या तो मजबूरी में आए हो, मजबूरी में आए हो तो अपने लिए आए हो, और अगर जान के आए हो, चाह के आए हो तो व्यवस्था के लिए आए हो, फिर आपको ये व्यवस्था उस व्यवस्था से ज्यादा इंपॉर्टेंट लगी। ठीक है बात। तो इसका जैसे ये ख्याल आएगा, जैसे ये ख्याल आएगा तो मैं पूरा काम करूंगा, आपके लिए पूरा काम करूंगा, वेद के लिए ही करूंगा, लेकिन ये ख्याल कभी नहीं आएगा कि मैं वेद के लिए कर रहा हूं। तो क्या होगा, बड़ी आराम मिलेगी, फिर मैं वेद से थोड़ी ना अपेक्षा कर पाऊंगा वेद मुझे करे नहीं करे, वेद की समझ हो जाएगी, अब मैं पूरा काम करूंगा कि वेद की मैं समझ कर दूं और वेद भी मेरे लिए कर दें, ये अपेक्षा पूरी बना के रखूंगा कि वेद भी मेरे लिए कर दें। लेकिन ये मुझे समझ में आएगा कि वेद नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब वेद उस व्यवस्था का हिस्सा अपने आप को नहीं मानते, और वेद की नजर में व्यवस्था में वो काम नहीं है, और वेद की नजर में ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं। तो फिर मुझे उनको अस्तित्व क्या है, मैं क्या हूं, समझाना पड़ेगा। या तो वाकई हो सकता है रवीश को पता हो तुमको ना पता हो, ये भी हो सकता है। तो क्या हुआ, दोनों को एक पेज पे आना पड़ेगा, लक्ष्य साम्यता, उद्देश्य साम्यता, कार्यक्रम साम्यता के बाद ही आप रवीश की और रवीश आपकी इज्जत कर सकते हैं, आप आदर्श की और आदर्श आपकी इज्जत करते हैं। उससे पहले इज्जत नाम की चीज बेईमानी है, वो प्रभावित होना, प्रभावित करना है, या फिर काम निकालना है। समझ में आता है? कोई किसी को दुख नहीं देना चाहता, बिल्कुल सिंपल सी बात। जब तक मैं खुद के स्वरूप को नहीं पाता प्रभावित होता रहता हूं। खुद के स्वरूप को मतलब जब तक मैं खुद की मैं की पहचान नहीं होती तो मैं प्रभावित होता ही रहता हूं, जब तक भाव स्थिर नहीं होते मैं प्रभावित होता ही रहता हूं। घटना बराबर गलती वर्सेस असफल प्रयास वर्सेस सुख न मिलना। क्या मानूं, तो मैं यही मानूंगा यार गलती नहीं थी, एक असफल प्रयास था, सुख नहीं मिल रहा था, तो वो करता भी तो क्या करता, तो आया उसने मर्डर कर दिया। अब गलती मैं मानूंगा तो मैं उसको सजा दूंगा, अगर मैं नहीं मानूंगा तो हो सकता है उस टेम्परेरी में सजा देनी पड़ेगा, अलग बात हो गई, वो मेरी अक्षमता होगी, मेरी अक्षमता का प्रदर्शन होगा। हो सकता है मुझे कल भी किसी के साथ करना पड़े, परसों भी मुझे किसी के साथ करना पड़े, उंगली काटनी पड़े, लेकिन उंगली काटते समय मुझे ध्यान होगा कि मुझे अपने आप को और बेटर करना है। कभी कभी हो सकता है उंगली काटना ही अच्छा काम हो। गलती वर्सेस मान्यता वर्सेस इवोल्यूशन। कोई मुझे परेशान करता है कि मैं अपनी मान्यता के कारण परेशान होता हूं, करेक्ट, मैं मानता हूं कि ये गलत है इसलिए मैं परेशान होता हूं। और या तो इवोल्यूशन के रूप में मुझे दिखने लगा, जैसे मैंने बोला था, अगर मुझे याद आ जाए क्लास 1 में मैं कैसा था तो मुझे दिक्कत नहीं होगी। अब मुझे याद नहीं है पूर्व के जन्मों में मैं क्या क्या घंटा घोटाल कर चुका हूं, तो मैं किसी से हीन दृष्टि से देख पाता हूं, वरना हे और हीन दृष्टि से देखने का किसी को कोई मतलब रह नहीं जाता है। इतना ही देखता है कि मुझे समझ में आ गया है, इसको समझना बाकी है। इस बात में मुझे संघ की एक बात बहुत अच्छी लगती है, मतलब
मैं संघ की कितनी बातें पसंद करता हूँ नहीं पसंद करता हूँ बिल्कुल अलग बात है, लेकिन एक बात संघ की ऐसी है जो मेरे दिल को ऐसी छुई कि मैं हमेशा कहता हूँ। मैं एक बार संघ के एक प्रमुख के पास पहुंचा और मैं उनके पास बैठा था और मैं कोई बात उनसे कर रहा था, तो एक बात मतलब इतनी प्यारी बात कि जो आपके जीवन को सोचने का तरीका बदल दे। क्या बोला उन्होंने बोला मैं पूरी दुनिया को दो तरीके से देखता हूँ। क्या? एक वो जो संघ के परिवार में आ चुके हैं, एक वो जो आने वाले। क्या बात है, सोच के देखो कितनी बेहतरीन बात। बोला एक वो जो संघी हो चुके हैं, जो संघ परिवार में आ चुके हैं, और दूसरे वो जो आने वाले। अविरोध किससे बचा? विरोधी कौन बचा? है कितनी बड़ी बात, सोच के देखो आप। एक बात जो आपको आपके जीने का तरीका बदल दे। तो क्या हुआ? एक मैं जो समझ चुका हूं, एक वो जिसको समझना बाकी। कितनी मतलब सोच के देखो आप, कितनी मतलब इस बात को आप जितनी तालियां जितनी क्लैपिंग कर सको उतनी कम है। तो क्या हुआ? मैं समझ चुका हूं, तुम्हारा समझना बाकी है। अब जैसे ही ना समझ बोलते हो तो क्या बोलते हो? विरोध। और विरोध में संवाद कहां होता है? विरोध में कहां संवाद? तो प्रश्न है, विकास तो बढ़ा, विकास तो बढ़ा। अभी मैं एक स्पीच सुन रहा था, यूपी सरकार की एक मीटिंग चल रही थी। यूपी सरकार की मीटिंग में एक मिनिस्टर जितेंद्र प्रसाद जी अब सेंट्रल के हो चुके आके स्पीच दे रहे थे। क्योंकि मेरा उनसे बहुत घनिष्ठ संबंध रहे हैं तो मैं सुनने लग गया हूं। तो टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं और वो स्पीच दे रहे थे कि भाई पिछले, अच्छा बोल रहे थे, वो ठीक ही बोल रहे थे, गलत कहां बोल रहे थे, अपने हिसाब से ठीक ही बोल रहे थे। बोले भाई 10 सालों में कितना विकास हुआ, रोडें कितनी अच्छी हो गई, टेक्नोलॉजी कितनी अच्छी हो गई, मोबाइल्स कितने अच्छे हो गए, घर कितने अच्छे हो गए, ये कितना अच्छा होगा। तो प्रश्न था, रोड बढ़ी, मकान बढ़े, सड़क बढ़ी, मेरा क्या बढ़ा? मेरा क्या बढ़ा ये बताओ? मेरा तो गुस्सा बढ़ा, मेरा तो कंफ्यूजन बढ़ा, मेरा तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ा, मेरे तो परिवार में झगड़े बढ़े, मेरा तो अपनापन घटा, मेरा तो जीना नहीं हुआ। तो जब हम कहते हैं डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट में मेरा कुछ बढ़ता है कि सामान का कुछ बढ़ता है? तो हम सामान के बढ़ने को डेवलपमेंट बोलते हैं। तो समस्या सामान से ज्यादा है या इंसान से ज्यादा है? तो फिर डेवलपमेंट किसको बोलेंगे, इंसान के बढ़ने को कि सामान के बढ़ने को? और हम इंसान के बढ़ने की तो कोई बात नहीं कर पा रहे, इसीलिए हम लोग यहां पर हैं। आज रिकैप का डे। घर में क्या बढ़ा, सोच के देखो। आप सामान की तरफ देखोगे तो कितना बढ़ा, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो झेलना बढ़ा कि निभाना बढ़ा? झेलना बढ़ा। मेरा क्या बढ़ा? मेरा तो झेलना बढ़ रहा है दिन पर दिन, मेरा तो कुछ और नहीं बढ़ रहा। व्यवस्था के रूप में शासन बढ़ रहा है, नियंत्रण बढ़ रहा है कि व्यवस्था बढ़ रही है? नियंत्रण बढ़ रहा है, व्यवस्था नहीं बढ़ रही। चारों तरफ नियंत्रण बढ़ रहा है, नियंत्रण करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि मानते हैं ना हम। जब मानते हैं तो फिर हमको ज्यादा मानने वाले लोग चाहिए कि नहीं चाहिए? क्योंकि मेरी पहचान किससे है? मेरी मानना से। तो कितने लोग मानेंगे? सभी मानेंगे। इसीलिए हर एक मानने वाला सबको मनवाने के कारण लगा रहता है। विरोध भी बढ़ता ही है। सुविधा वर्सेस दुविधा। सुविधा बढ़ने के साथ साथ मेरी दुविधा बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही? जितनी सुविधा बढ़ रही, दुविधा बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही? क्यों बढ़ रही है? क्योंकि दुविधा मतलब मटेरियल, सुविधा मतलब मटेरियल प्लस डायरेक्शन। हम मटेरियल तो बढ़ा रहे हैं, डायरेक्शन लेस है, तो दुविधा तो होगी। करें तो करें क्या? 10 मोबाइल लेके क्या करें? 2 टीवी लेके क्या करें? 10 टीवी लेके क्या कर लें? कौन सा खालीपन भर दे? कितने टीवी ले आए कि मुझे मेरे अंदर विश्वास हो जाए? कितने टीवी ले आए कि मुझे मेरे अंदर सफलता का भाव आ जाए? नहीं समझ आता, आता ही नहीं। काम ही चला रहे हैं। तो हमको ये समझ में आया, जब डायरेक्शन की बात आई तो समझ में आया दो थे तो लक्ष्य, प्रक्रिया, व्यवस्था और परंपरा। डायरेक्शन की बात समझ में आई तो भौतिक में डायरेक्शन था ही नहीं। प्रक्रिया परमानंद में डायरेक्शन तो था, लक्ष्य तो था, लेकिन यहां पर प्रक्रिया थी, यहां पर प्रक्रिया नहीं थी। यहां पर व्यवस्था नहीं थी तो यहां पर था ही नहीं प्रक्रिया, तो व्यवस्था की कोई बात ही गलत हो गई। यहां पर परंपरा थी क्योंकि प्रक्रिया थी, यहां पर पूरा खाना खाली था। तो हम इधर घूमे उधर घूमे, हमारे हाथ में ठन ठन गोपाल के रूप में ही चीजें बनी रही। और अमीर ज्यादा बेचैन कि गरीब? अमीर क्यों ज्यादा बेचैन? क्योंकि मटेरियल बढ़ता रहा, डायरेक्शन नहीं रहा। तो जितना मटेरियल हम लेते रहे उतने ही हम डायरेक्शन लेस होते रहे। एक गरीब आदमी बेचारा यही सोच रहा है, गरीब आदमी यही सोच रहा है कि मेरा जिंदा रहना ही मुश्किल है। वो यही सोच रहा है पहले जिंदा रहना तो हो जाए, तो उसका जिंदा रहना बढ़ रहा है। तो जमीन आदमी इसीलिए ठीक है गरीब आदमी,
लेकिन जिसका जिंदा रहना पूरा हो गया वो अब सामान काम दोनों व्यापार दोनों का उतना ही है, वो भी पैसे कमा रहा है, वो भी पैसे कमा रहा है। लेकिन गरीब आदमी पैसे कमा के क्यों खुश है? क्योंकि उसका तो जिंदा रहना अधूरा था, तो उसको कम से कम पैसे से वो मिल तो रहा जो मिलना चाहिए, और पैसे से मिल ही नहीं सकता जिंदा रहना। वो घर बना के खुश क्यों हो जा रहा है? क्योंकि एक्चुअली घर का जो काम था वो उसका पूरा हो जा रहा है। लेकिन अमीर आदमी घर बना रहा है जब 32,000 करोड़ का, तो इसलिए नहीं बना रहा जो घर का काम था, वो इसलिए बना रहा था उसका जीना हो जाए। तो परेशान कौन हो रहा है, गरीब की अमीर? अमीर परेशान हो रहा है। गरीब का तो बेचारा जिंदा रहना होना था, जिंदा रहना उसका हो रहा है। अमीर का जिंदा रहना पूरा हो चुका था, अब पैसे से वो क्या करना चाह रहा था? जीना चाह रहा था, और जीना तो पैसे से होता नहीं। आप सोचो, इस तरीके से जो विकास है तो घट हो रहा है, तो विनाश लग रहा है, हो ही रहा है, साफ साफ दिख रहा है, खुली आंखों से दिख रहा है। लेकिन हमको समझ, और हम भी सोचो स्कूल में बैठ के क्या बोल रहे हैं, सोच के देखो स्कूल में बैठ के हमारी क्या हैसियत है। हमारी इतनी हैसियत है कि हम सारे बच्चों को हाई स्कूल में टॉप करा दें, हमारी इतनी हैसियत है हम इंटर में सबको टॉप करा दें, हमारी इतनी हैसियत है अधिक से अधिक सबको IIT पहुंचा दें, इतनी हैसियत है अधिक से अधिक कि हम सबको सबसे बड़ी कंपनी के CEO बना दें, और क्या हैसियत है, सबकी दुनिया की सबसे सुंदर लड़कियों से शादी करा दें। इसके बाद भी मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि उसको एक आदमी के साथ सही से जीना सिखा दे। तो मतलब ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी कि हम बोले उसको IIT मत पहुंचाओ, उसको IIT पहुंचाओ पूरी दम लगाओ, उसको सबसे बड़ी कंपनी का CEO बनाओ पूरी दम लगाओ, उसको पूरी दम लगाओ, लेकिन इस लायक बना दो कि कम से कम किसी एक आदमी के साथ वो रिश्ता जी पाए। बस इतनी सी बात है। तो मेरे हिसाब से 8 बज चुका, मिश्रा सर का जैसे पैक हुआ मैं समझ गया, 8 बज गया होगा। सिंसियर स्टूडेंट है, टाइम से आते हैं, टाइम से जाते हैं। मैंने घड़ी नहीं देखी, उससे समझ में आ गया। नहीं, मैं समझ गया कि मुझे समझ में आ जाए, तो मुझे समझ में आ गया। तो आज हम लोग कहीं आगे नहीं बढ़े, लेकिन ये एक सेशन भी जरूरी था। जब हम क्लास में 6-7 सेशन करते हैं तो एक सेशन का पॉज लेकर के बीच में रिकैप करना जरूरी पड़ जाता है। कल संडे होगा, एक बार कोई क्वेश्चन आएंगे तो नोट करिएगा, अगले दिन इससे आगे शुरू करेंगे। डॉक्टर चाहते हो अच्छी बीमारी भी चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू।